हेलो एवरीवन। आज हम अपने करंट अफेयर्स में आईआर का जो पोर्शन है वो अपन कवर करने की कोशिश कर रहेंगे। और उसमें से पहले ही कुछ क्लासेस हो रखी है, 3-4 आई थिंक पहले क्लासेस हो रखी है और पीडीएफ भी शेयर कर रखी है। अब जो 3-4 पीडीएफ और मैंने जो शेयर करी उनकी एक ही साथ में मैं आपको इस पर क्लास ले रहा हूँ और ऐप पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपन जो डिस्कस करते हैं कि अपना करंट अफेयर्स के बारे में एक और चीज़ आपको बता दूँ। यूपीएससी क्या करती है कि यहाँ एक तो पीवाईक्यू प्लस एक करंट अफेयर्स में अगर आप देखोगे ना, तो यूपीएससी क्या प्लस माइनस में चलती है, यानी +1 या +2 या फिर प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से कुछ भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है कि प्लस माइनस क्या किस तरीके से, जैसे अब यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एग्ज़ाम है। अब 10 साल में अगर आप देखोगे तो 2016 आएगा, तो 2016 का अगर आप देखोगे तो रिलेटेड कहीं ना कहीं वो यूपीएससी क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा, बट या तो 2017 का क्वेश्चन कहीं कहीं रिलेटेड करेगा या फिर 2015 से, ठीक है। ये तो पीवाईक्यू का हो गया। इसी तरीके से अगर करंट अफेयर्स में अगर देखें तो यूपीएससी क्या करता है, जैसे अभी 2026 है, अगर आप यूपीएससी के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखोगे, मैंने आपको बहुत सारे पहले भी क्वेश्चन बताए हैं जो यूपीएससी ने, जैसे 2023 में, जैसे 2025 में क्वेश्चन था तो वो 2022 में न्यूज में था। तो यूपीएससी जैसे 2026 का है तो यूपीएससी क्वेश्चन 2023, 24, 25 से क्वेश्चन पूछ सकती है। अब आगे तो पता है यूपीएससी 27 का तो कोई करंट अफेयर्स नहीं है तो नहीं पूछेगी, बट यहाँ यूपीएससी अगर बैक पीछे चली जाती है 2 साल 3 साल किसी भी तरीके से। एक कोविड में 2025 का क्वेश्चन आया था, वो एंटीबॉडी वाला, वो कोविड के टाइम में 2020-21 में न्यूज में था, पर यूपीएससी ने 2025 में पूछा। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भी चीज़ें कोई वापस रिपीटेड न्यूज़ में आती रहती है, तो उनको भी अपने को करना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं मैंने जो लास्ट ईयर का जैसे कुछ करंट का जो इंपॉर्टेंट था तो वो बहुत सारी मैगजीन में वापस रिपीटेड हो रहा था, जैसे द हिंदू में बहुत सारी ऐसी चीज़ें वापस वो आर्टिकल्स रिपीटेड हो रहा था कि इसी चीज़ पे, तो उसको मैंने वापस रिपीट किया, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर अपने को लगता है कि यार ये हमने रीड किया ही नहीं कभी, कैसे किस तरीके से। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्लास के ऊपर। सबसे पहला आता है एपेक। देखो एक ध्यान रखना, एक आता है एपेक, एक होता है ओपेक। अब ओपेक है ये पेट्रोलियम से संबंधित है, वो भी नीचे डिस्कस करेंगे स्लाइड पे। अभी हम पढ़ लेते हैं एपेक के बारे में, यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स, ठीक है, कोऑपरेशन, यानी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि ये ओपेक और एपेक में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अब इस दोनों में भी अगर आप देखोगे तो भारत मेंबर नहीं है, ठीक है आपका, यानी ओ से जो एक ओपेक और एक है एपेक, ठीक है। अब इन दोनों में से भारत मेंबर नहीं है, तो आपको इसमें से एक कन्फ्यूज नहीं रहना है। अब यहाँ पर इसकी देखते हैं स्थापना 1989, यानी भारत का अगर देखोगे तो जैसे आप 1971 का देखोगे, उदारीकरण वाला, किस तरीके से जो माहौल एक तरह से भारत में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा था इस तरीके से, ठीक है। तो उसके मतलब 1-2 साल पहले की, और उसी की वजह से भारत इसका मेंबर भी नहीं है। इसका भी मैं रीज़न बताता हूँ आगे। पहले है इसका हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में है, सदस्य देश है लगभग 21 देश है, और भारत इसका मेंबर नहीं है। ये अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में इन्होंने क्वेश्चन पहले पूछ रखा है। अब की बार यूपीएससी 2026 का जो सीआईएसएफ का एग्ज़ाम हुआ था या इंजीनियर सर्विस में, उसमें पूछ रखा था, इंजीनियर या जियो साइंटिस्ट में किसी में था कि इसमें से कौन से किसी देश का मेंबर नहीं है, तो ये एपेक का भी ऑप्शन था। तो क्या पता यूपीएससी इसके बारे में 2-3 स्टेटमेंट बना सकता है, तो आपको इसके बारे में अच्छे ढंग से इसको एक तो रीड करना है, ठीक है। अब देखो यह जैसे आप एपेक का देखना, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। अब इसमें क्या लिख रखा है कि भारत में लेकिन किन का सदस्य है, तो इसका एक का तो है नहीं, तो एक यहाँ भी है एक यहाँ पे भी है, इसको कट करते, और अपना ये पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन इसमें भारत है, ये मैंने आपको पहले ही कवर करवा रखा है। अब इसका उद्देश्य देखते हैं, एपेक का उद्देश्य क्या है, क्या काम करता है ये। एशिया प्रशांत क्षेत्र, अब एशिया प्रशांत का मतलब जो एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है उसमें प्रमुख आर्थिक मंच है। आर्थिक मंच मतलब ये क्या क्या जो देता है, एक तो व्यापार करने का, एक निवेश, और एक आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। यानी इसका उद्देश्य यही था कि भाई व्यापार बढ़े, कुछ इन्वेस्टमेंट हो, कुछ आर्थिक जो भी सहयोग मिले एशिया प्रशांत क्षेत्रों का। अब ये उनका प्राथमिक जो एक तरह से जो टारगेट था कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास और समृद्धि का समर्थन करना, ठीक है। अब आपको मोटा मोटा पता चल गया कि एपेक का क्या काम है, यानी एशिया और प्रशांत का जो क्षेत्र है वहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह से इन्वेस्टमेंट करना, व्यापार करना और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, ये इनका काम है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार को भी बढ़ा देता है। अब यहाँ पर मुक्त व्यापार क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं टैक्स वैक्स नहीं लगा, इस तरीके से फ्री में कहीं नहीं व्यापार हो, तो सबका एक तरह से अच्छे ढंग से एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का एक तरह से कल्याण हो सके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कौन से देश एपेक के सदस्य हैं। ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रस्तावित, यानी सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था। एपेक का गठन में स्टार्ट में ये 11 अन्य देशों
जैसे ब्रुनेई, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और अमेरिका के साथ किया गया। अब आपको लग रहा है कि ये 21 मेंबर याद ना हो, और यूपीसी पूछ भी सकता है। देखो 21 है तो बहुत कम है, क्योंकि नाटो का वो आई थिंक 48 देश थे, तो वहाँ भी नाटो का यूपीसी ने क्वेश्चन पूछा है, तो आपको इसमें भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने ऐड कर रखे। अब इसका मैं आपको बहुत ट्रिक से याद करवा दूंगा। अब आपको पता है कि मेंबर कौन हो सकते हैं, एशिया के देश हो सकते हैं और प्रशांत महासागर के। ठीक है, यही हो सकता है। इन दोनों, इनमें से जो भी जो कंट्री आती है वो तो आपको करना होगा। अब यूपीसी कहीं ना कहीं एक दो ऐसा देगा जो अफ्रीका के दे सकता है, ये भी ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले आपको याद करने का मैं आपको तरीका बता दूंगा। पहले अपन इसको डिस्कस करते हैं कि चीन, हांगकांग और ताइवान 1991 में शामिल हुए, मैक्सिको, पापा न्यू गिनी 1993 में, सिली 1994 में, पेरू। ठीक है, ये देखना। अब यहाँ पर देखना भारत का 1991 में जब भारत की अर्थव्यवस्था में उदार बनाया गया, तब एपेक ने भारत की सदस्यता को प्रयास करने में अस्वीकार कर दिया। अब उनको पता है कि भारत के पास उसकी इतना कुछ है नहीं, और तटवर्ती क्षेत्र में इतना भी कुछ है नहीं। ठीक है, जो अपने एशिया वाले जो और दक्षिणी पूर्व एशिया वाले देश हैं उनको अब कनेक्ट कर लेते हैं। फिर कहा गया कि आर्थिक सुधारों में उसका रिकॉर्ड और विश्व व्यापार रिकॉर्ड में उसकी भागीदारी असंतोषजनक है, नहीं, सही नहीं है। अगर आप देखो कि 1991 से पहले भारत के पास कोई विदेश में कुछ इतना व्यापार का इतना कुछ खा था नहीं, बस भारत वाले अपने अंदर ही कहीं ना कहीं जी रहे थे। ठीक है, देश के अंदर ही सब कुछ काम करने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपको एक तो ये डाटा रिकॉर्ड ध्यान रखना है। आपको भारत की अर्थव्यवस्था में उदार बनाया गया, और एपेक ने भारत की सदस्यता को प्रयास अस्वीकार क्यों किया? क्योंकि भारत के पास कुछ इतना आर्थिक सुधार में कुछ रिकॉर्ड नहीं है, और WTO जो वर्ल्ड व्यापार जो विश्व व्यापार जो संगठन है उसकी भागीदारी भी असंतोष रही, और उसमें भारत आई थिंक 1995 में वर्ल्ड ट्रेड जो संगठन है उसके साथ कहीं ना कहीं एक तरह से जुड़ा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये 1991 में है, उस टाइम में भारत की सदस्यता एक तरह से बंद कर दी थी, यानी अस्वीकार कर दिया। उसके बाद फिर एपेक ने कभी वापस उनको किसी को मेंबर नहीं बनाया। यानी अगर आप देखोगे 1997 के बाद किसी को शायद ही हाँ 1997 के बाद मुझे नहीं लगता किसी को मेंबर बनाया गया। ठीक है, अगर आप देखो जैसे आप यहाँ पर मैप देख सकते हो, जैसे अगर आप देखोगे ये जो अपना जो क्षेत्र है ये एशिया का है। ठीक है, इधर कुछ आपको देखोगे ये प्रशांत वाला क्षेत्र है, यानी जैसे कनाडा, UK और मैक्सिको। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो जैसे न्यूजीलैंड वाला भी पार्ट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद पेरू, चिली भी आ जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और उसके बाद जो अपने जो इधर आप देखोगे चाइना के आसपास और इंडिया के जो नीचे वाले छोटे छोटे जो कंट्री है वो कहीं ना कहीं एपेक के क्या है, मेंबर है। अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं 21 मेंबर है। ऑस्ट्रेलिया आपको ध्यान रखा है इंडिया के नीचे, ब्रुनेई जस्ट आपके इंडिया के जस्ट नीचे की तरफ, यानी इंडोनेशिया, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। कनाडा और USA और मैक्सिको, ये तो तीनों आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, उसके बाद चिली और चीन। ठीक है, ये दोनों आप 6 पे याद रख सकते हो। फिर हांगकांग आएगा, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिणी कोरिया। अब यहाँ पर देखना दक्षिणी कोरिया ही है। ठीक है, और आई थिंक हाँ कोरिया सिर्फ साउथ कोरिया है, ध्यान रखना। ठीक है, नॉर्थ कोरिया नहीं है, साउथ कोरिया। एक तो ये ध्यान रखना क्या है, साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ का ध्यान रखना है। फिर आता है मलेशिया और मैक्सिको, दो दो म पे आगे। न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, पापुआ न्यू गिनी, पेरू याद रख सकते हो। रूसिया भी है इधर, आपको ध्यान रखना, रसिया और सिंगापुर। फिर अगर आप देखो फिलीपींस भी है, ताइवान, थाईलैंड और USA और वियतनाम। तो मुझे जहाँ तक लगता है आपको बहुत अच्छे ढंग से याद हुआ होगा कि आपको ये वाला जो अगर आप लोकेशन देखोगे तो बहुत अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप कनाडा, USA, मैक्सिको, तीन तो आपने याद कर लिया, यानी कनाडा, USA और मैक्सिको। ठीक है, यानी ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के। फिर दक्षिण अमेरिका में सिर्फ 2 ही है, पेरू और चिली। ठीक है, ये भी याद हो गया, यानी 5 तो अपने को यहाँ याद हो गए। ठीक है, उसके बाद आता न्यूजीलैंड और उसके बाद आता ऑस्ट्रेलिया, 2 ये याद हो गए। ठीक है, उसके बाद ये वाले जो छोटी छोटी कंट्री में अगर आप देखोगे तो एक तो आपको याद रखना है जापान, और एक याद रखना है साउथ कोरिया। ठीक है, उसके बाद याद रखना है रूस भी है और चीन भी है, ये भी याद रखना है। यानी जैसे ये रसिया है, इधर चीन है, ये जापान है, ये साउथ कोरिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हांगकांग वाला क्षेत्र है, ये फिलीपींस है, ये वियतनाम है, ये ब्रुनेई है, ये सिंगापुर है, ये थाईलैंड है, ये मलेशिया, ये इंडोनेशिया, ये पापुआ न्यू गिनी। ये आपको ध्यान रखने बस छोटे छोटे। आई थिंक अभी दिमाग में सेट हो गया होगा आपका। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं, नेक्स्ट है ओपेक। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, एपेक का पढ़ा। अब हमारा क्या पढ़ना है अपने को, ओपेक का। ओपेक की स्थापना हुई 1960 यानी 1960 के आसपास बगदाद घोषणा के तहत। ये बगदाद बहुत इंपॉर्टेंट है, बगदाद घोषणा के तहत। यूपीसी ने लास्ट ईयर 25 में क्वेश्चन भी पूछा था कि बिमस्टेक की स्थापना कब हुई, किसकी घोषणा, ढाका घोषणा की तरफ, इस तरह से पूछा था कि नहीं पूछा था। तो इसलिए मैंने हर लास्ट ईयर भी लिखा था, अब की बार भी मैं आपको लिख रहा हूँ। अगर ओपेक का अगर यूपीसी मान ले क्वेश्चन पूछ ले तो आपको याद रखना है बगदाद घोषणा के तहत। किसके, बगदाद। ठीक है, अब यहाँ पर देखना इसका हेडक्वार्टर है वो है वियना, ऑस्ट्रिया।
ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया है जो यूरोप कंट्री में, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। अब आई थिंक मुझे नहीं लगता आप इसमें से भूलोगे। एक तो आपको इसका ओपेक का अगर आप देखोगे तो मेंबर बहुत ही कम है, बहुत ही ईजी है, मैं बहुत ही अभी आपको 2 मिनट में याद करवा दूंगा। अब एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना, आपको एक तो बगदाद हो गया, क्या बगदाद की राजधानी इराक है, ठीक है। एक वियना ऑस्ट्रिया, वियना यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है तो ऑस्ट्रिया भी याद हो गया, यानी दो तो पक्के मेंबर हो गई। एक तो बगदाद की राजधानी इराक है, ठीक है, सॉरी इराक की राजधानी बगदाद है तो ये याद हो गया, और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ठीक, ऑस्ट्रिया आपको याद रखना और इराक याद रखना, यानी दो तो ये याद हो गई, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, यानी अगर आप देखोगे सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय एकीकरण करना ताकि पेट्रोलियम उत्पादों को उचित और स्थिर मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। यूपीएससी अब की बार यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछने का चांस ज़्यादा है। इसका मैं आपको रीजन बता दूं, पेट्रोलियम का आपको पता है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। वेनेजुला का अगर आप देखोगे तो वेनेजुला भी इसका मेंबर है, ठीक है। वेनेजुला का अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मेंबर है, सॉरी न्यूज़ में रहा। फिर ईरान, इराक, अगर आप देखोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वाला पूरा, ठीक है, रेड सी के आसपास, तो कहीं ना कहीं पेट्रोलियम से रिलेटेड अब की बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अपने को, ठीक है, आपको इसके ये क्या काम करते हैं, पेट्रोलियम नीतियाँ बनाते हैं कि भाई जैसे वेनेजुला बोल रहा है कि मैं इतने रुपए रखूँ, तो उनको बोलता है कि अपने सब ठीक ठाक बराबर, सब एक तरह से बराबर रखे ताकि अपने सब देशों से कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अपने से पेट्रोल लेके जाए। तो उसमें से समन्वय एकीकरण करना और नीतियाँ बनाना, पेट्रोलियम उत्पादों को उचित और स्थिर मूल्य सुनिश्चित करना, यानी भाई ये जो है अपने देश में आसपास जो भी जैसे अपन कंट्री, उसमें एक स्थिर मूल्य सुनिश्चित करेंगे। जैसे 12 रुपये है तो 12 रुपये ही रखेंगे, ऐसा नहीं कि 12 आप 12 रुपये मैं 13 रुपये, नहीं, यानी एक स्थिर मूल्य सुनिश्चित करेंगे। तो ये इनके ओपेक के मेंबर हो गई। सदस्य देश ओनली फॉर 12 है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। देखो अल्जीरिया, जीरिया यानी अल्जीरिया, नाइजीरिया, दो देश आपको अभी याद हो गए, ठीक है। अब यहाँ देखो इक्वेटोरियल गिनी और गेबोन, देखो गिनी नहीं है, इक्वेटोरियल गिनी है, ध्यान रखना ये बात, इक्वेटोरियल गिनी और गेबोन, यानी गेबोन और गिनी, इस तरीके से याद रखना, आगे इक्वेटोरियन होना चाहिए। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये तो आपको पता है, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ये भी है। फिर ईरान, इराक दोनों कॉमन नाम आ जाते हैं। फिर कुवैत और कांगो, ये भी दोनों हैं। कुवैत जो कांगो है अभी जो न्यू मेंबर बना है। फिर आता है लीबिया और वेनेजुला, ये आपको याद रखना है, यानी एल और वी, ये याद रखना, एल वी। वेनेजुला तो आपको अभी मैंने बताया कि कहीं ना कहीं न्यूज़ में है, तो वेनेजुला तो 100% है, आपको याद रखना है। एक आपको लीबिया ध्यान रखना, एक अल्जीरिया है, देखो लाइबेरिया नहीं है, ध्यान रखना, लाइबेरिया अलग देश है, लीबिया अलग देश है, तो लाइबेरिया नहीं है, लीबिया है, ठीक है, बिया है, ध्यान रखना, क्या है, पेट्रोलियम में लीबिया है, याद रखना आप। अब ये 12 कंट्री याद हो गई, वापस रिकॉल करवाने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक आपको याद होगा कि आपको याद रखने का तरीका, जैसे मैंने आपको दो दो सबके ग्रुप बनाए हैं, जैसे अल्जीरिया, नाइजीरिया, ये दो 100% हो गए। ईरान, इराक याद हो गए होंगे, कुवैत, कांगो भी याद होंगे, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी याद होंगे। अब सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ है, लीबिया में, यानी एलवी मैंने बताया, इधर आपको गिनी और गेबोन आपको बताया, बस आपको इक्वेटोरियल, आपको गिनी ध्यान रखना है। और ये CPF 2022 में इन्होंने पूछा भी था, इनका क्या, अगर आप देखोगे यहाँ पर आप देखो हेडक्वार्टर, यानी कहीं ना कहीं मुख्यालय, जैसे आप यहाँ पर देखो क्षेत्रीय भौगोल देखो आसियान, ठीक है, CIS, EU यानी यूरोपियन यूनियन और ओपेक। अब देखो ओपेक का ये इन्होंने पूछ रखा, तो ओपेक का आप वियना पे जा सकते थे। अब जैसे ही आप D पे 2 पे गए, तो D पे 2 इसमें भी है, इसमें तो नहीं है, 4 है, और इसमें है, इसमें है, तो आपके 50-50 वैसे भी हो जाता था, ठीक है। तो आपको इनको ध्यान रखना है, बहुत ही ईजी है। अब आसियान का आपको पता है किस तरीके से कैसे जा करता है, ठीक है। CIC का आपको मीन्स का, अगर आपको यूरोपियन यूनियन का ब्रुसेल्स है। अंगोला देश बाहर हो गया था, अंगोला अभी लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर अभी जल्दी ही बाहर हुआ था, मतलब आई थिंक 22-23 उस टाइम ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद कांगो ऐड हो रखा है, आपको ध्यान रखना, यानी 12 मेंबर थे, 12 मेंबर है। आई थिंक अंगोला अगर रहता तो 13 मेंबर हो जाते। फिर आता है अरल सी, यानी देखो ये सागर है, मतलब ऐसा लिखा हुआ है अरल सागर, इसको बोलते भले है, बट ये झील है। अगर आप देखोगे कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच में, अगर आप वर्ल्ड मैपिंग आपकी अच्छी है तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे ढंग से, जैसे इंडिया के पास में तजाकिस्तान आ जाता है, फिर उसमें तुर्कमेनिस्तान आ जाता है, ठीक है, उस ऊपर उज्बेकिस्तान आ जाता है, इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो कहीं ना कहीं बात बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बहुत तेज़ी से सूख गई है, इसका रीज़न क्या है, नदियों का पानी यूरोप, जो रसिया में जो सोवियत संघ वाला है, उन्होंने बहुत ज़्यादा पानी क्या मोड़ दिया है, उसकी वजह से ये सूखने की कगार पे है। आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ, अरल जो सागर है उसमें से कजाकिस्तान तजाकिस्तान आपको याद नहीं हो तो आपको रखना है KU, ये याद रखना है, KU का मतलब कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, यानी अरल सागर क्या है, KU है, तो दो कंट्री याद हो। और यहाँ से यूपीएससी ने CAPF सीरियस एनडीए किसी में से क्वेश्चन पूछ रखा था 2017, 18, 19, 20 में, अगर आप यहाँ PY की देखोगे तो आपको मिल जाएगा। फिर न्यूज है कोबाल्ट खान।
अब ये कोबाल्ट का से कांगो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग में ही करा रखा था, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में क्वेश्चन भी आ रखा है, पर फिर भी मैंने लिख दिया है, कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन भी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डीआरसी, अफ्रीका महाद्वीप का कांगो जो देश है वहाँ पर कोबाल्ट मिलता है, का से कांगो। फिर न्यूज में है ब्लू नाइल नदी, ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में करवा रखा है, फिर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। इथियोपिया की ताना झील से लेक से निकलती है, देखो मैं आपको एक बार बताता हूँ, यहाँ से बताता हूँ। एक टाना झील है इथियोपिया में, ये जैसे आप देखोगे तो ये इथियोपिया में टाना झील है, ये निकलती है, इसको बोलते हैं ब्लू नाइल, ठीक है। एक निकलती है विक्टोरिया से, उसको बोलते हैं सवेत यानी सवेत नदी, और एक है ब्लू नदी। जैसे अगर आप देखोगे गंगा नदी में अगर आपने देखा होगा तो दो नदियाँ मिलकर भागीरथी वाली हो, ठीक है, वो फिर देवप्रयाग में मिलती है, फिर जाके गंगा बनती है। तो इसी तरीके से नील नदी है ना, वो दो नदियों से बनती है, एक आती है ब्लू नदी और एक आती है सवेत नदी। अब ये दोनों मिलती है खार्तूम, जहाँ है सूडान की राजधानी, उसके बाद फिर नील नदी बनती है, यानी उसके बाद नील नदी कहलाती है, ठीक है। फिर वो कायरा जाते वहाँ जाके कहीं ना कहीं भूमध्य सागर में गिर जाती है, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया के पास में। तो आपको ये ध्यान रखना, जैसे आप यहाँ पर देखो, ये इधर आई टाना नदी, सॉरी टाना झील से ब्लू नदी आई, और इधर विक्टोरिया झील से श्वेत नदी आई, दोनों खार्तूम में मुड़े। आई थिंक खार्तूम तो आगे है, इसके बाद सॉरी खार्तूम के बाद से वो नील नदी बन जाती है, फिर वो आके ब्लू नाइल मिलती है, फिर वो जाके नील नदी भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो आपको ब्लू नाइल का ध्यान रखना, इथियोपिया के ताना लेक से निकलती है, सवेत नदी जो विक्टोरिया झील से निकलती है, खार्तूम में मिलती है, फिर नील नदी बनती है। नील नदी का उद्गम है वो सूडान की राजधानी खार्तूम का संगम होता है, ठीक है, जैसे अपने गंगा नदी का देवप्रयाग में, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे गिरती कहाँ है, भूमध्य सागर में, ठीक है, आपको पता है ये पूरा मेडिटेरियन सागर है, ठीक है, मेडिटेरियन। अब उसके बाद अगर आप देखोगे विश्व की सबसे लंबी नदी है, अगर आप देखोगे तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, ठीक है। इस नदी पर आसवान बांध बना हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको, आसवान बांध बना हुआ है। उसके बाद नील नदी का वरदान किसको, मिस्र को नील नदी का वरदान भी बोलते हैं। इस नदी पर मिस्र की राजधानी कायरा भी स्थित है, ठीक है, यानी एक तो कायरा स्थित है, एक खार्तूम स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं सेनेगल को ट्रोकोमा घोषित किया। ट्रोकोमा क्या है, अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले, ये वैसे न्यूज़ 2023 का न्यूज़ में है, बट अभी एक और 25 में आर्टिकल्स आ गया। अब ये क्या है, एक आंखों पर एक अत्यधिक संक्रामक जीवाणु संक्रामक बीमारी है। इसमें से क्या रहता है, एक आंख तो सही रहती है और एक आंख पूरी तरीके से एक तरह से ख़राब हो जाती है, यानी पूरी तरीके से मतलब कुछ नहीं दिखेगा उससे। तो ये एक तरीके से अफ्रीका में है, तो सेनेगल है वो ट्रोकोमा घोषित कर रखा है। अब अगर आप सेनेगल देखोगे तो यहाँ पर आपको लोकेशन में मिलेगा, आई थिंक ये वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लेना एक बार लोकेशन, तो यहाँ पर इनको ट्रोकोमा एक तरह से आंखों से, पर आपको ट्रोकोमा के बारे में अगर पूछे तो आंखों से संबंधित अत्यधिक एक बीमारी, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सेनेगल है वो उसका ध्यान रखना है। ट्रोकोमा किस दिमाग में आती है, आपको आई याद होना चाहिए, ठीक है। फिर है दार उस सलाम बंदरगाह, ये तंजानिया में है, हिंद महासागर के किनारे हैं। अगर आप तंजानिया, अब आप यहाँ पर इसकी लोकेशन देखो, आपको मुझे लगता है आपको एक तो सीड का पता होगा, यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर, आप देखो ये जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये जैसे सोमालिया वाला पार्ट है, तो ये हिंद महासागर वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये इथियोपिया वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे कहीं ना कहीं, मुझे जहाँ तक लगता है ये जैसे तंजानिया है, आई थिंक नहीं, ये तंजानिया और ये केन्या है, ठीक है। तो ये जो तंजानिया वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको इसके बॉर्डर पे यहाँ पर मिलेगा आपको दार एस सलाम, ठीक है, ये पोर्ट भी है, तो ये हिंद महासागर वाले क्षेत्र में आ जाता है। फिर आता है रेड सी। अब रेड सी बहुत ज़्यादा, कम से कम द हिंदू में 10+ आर्टिकल्स 1-2 महीने के अंदर अंदर आ गए थे, ठीक है, और वो लास्ट ईयर भी थी, पर मैं जनवरी के बाद की बात कर रहा हूँ, मैंने जब देखा तो उसका अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे लगता है क्वेश्चन 23 में तो उन्होंने पूछा था कि रिवर उससे जाती है कि नहीं जाती, इस तरीके से। अब की बार क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, अभी तक नहीं पूछा है, तो कंट्री का पूछ सकता है, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6 है, उसमें से 4 है वो किसका है, अफ्रीकी देश है, और 2 है वो अपना एशिया देश है। तो यूपीएससी ये भी स्टेटमेंट पूछ सकता है कि 4 अफ्रीकी या 2 एशिया देश है, तो आपको करेक्ट करना है कि हाँ ये है। अगर आपको मैं बताता हूँ, ये अफ्रीका और एशिया के बीच में हिंद महासागर में आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप हिंद महासागर मतलब ऊपर तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा भूमध्य सागर, इधर ये हिंद महासागर, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, रेड सी। अगर आप इसके ऊपर की देखोगे तो ये वाला कौन सा है, तो ये फारस की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, इधर आपको ओमान का देखने को मिलेगा, ठीक है, ये वाला यमन का पार्ट है, इधर ओमान है, यानी ओ ऊपर है और ये वाई नीचे है, ठीक है, यानी स्पेलिंग में भी अगर आप देखोगे ओ ऊपर आता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मैं आपका जो जिक्र कर रहा हूँ, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहे हो ये वाला जो पार्ट है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कहीं ना कहीं अफ्रीका की कितनी मैंने कंट्री बताई, 4 कंट्री बताई। कौन सी सबसे पहले आती है, मिस्र, जैसे ये वाला मिस्र का पार्ट है, ये आपको इस तरीके से दिख रहा है ना, ये सिनाई प्रायद्वीप है, क्या है,
मिस्र का एक सिनाई प्रायद्वीप है, उसके बाद सीधा इजराइल आता है, जैसे ये वाला इधर पार्ट में इजराइल आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक तो मिस्र याद रखना है रेड सी में, पहले अपन अफ्रीका देश के याद कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है जिबूती। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है सूडान आता है, न कि दक्षिणी सूडान। देखो दक्षिणी सूडान है वो कहीं ना कहीं एक तरह से मतलब एक तरह से लैंड लॉक्ड है, यानी कहीं ना कहीं वो स्थलरूप देश है, यानी कहीं ना कहीं उसके आसपास कोई भी समुद्री से एकदम पानी से कहीं टच नहीं है, सागर से टच नहीं है। ठीक है, तो एक आपको ये ध्यान रखना है सूडान है, ना कि दक्षिणी सूडान। फिर आता है एक आता है इरिट्रिया। तो अपना अफ्रीका कौन कौन से देश याद किए, एक तो आपको पता है मिस्र आ गया, एक आ गया सूडान, उसके बाद आ गया जिबूती, और फिर आता है इरिट्रिया। ठीक है, अब ये जो चार ये कौन से अफ्रीकी देश है। अब दो एशिया के बचते हैं, तो आपको याद करने का बहुत ही इजी है, सऊदी अरब है और प्लस है यमन। अब आपको संयुक्त अरब अमीरात नहीं देखना। देखो संयुक्त अरब अमीरात देखोगे ना तो आपको मैं बताता हूँ, जैसे ये वाला यमन वाला पार्ट है और इधर सऊदी अरब वाला पार्ट है। अगर आप देखोगे संयुक्त अरब अमीरात इधर इस साइड वाले में, ये वाला क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं ये किधर फारस की खाड़ी में आएगा, और सऊदी अरब भी इधर टच से फारस की खाड़ी में आता है, बट दोनों देश आते हैं फारस की खाड़ी में, दोनों देश आते हैं। बट अगर आप रेड सी में देखोगे तो सऊदी अरब ही सिर्फ आएगा और यमन आएगा, यानी एशिया के सिर्फ दो देश ही आपको देखने को मिलेंगे, और उसके बाद जो भी देश है वो कहीं ना कहीं चार किसके अफ्रीका के देश है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछ रखा, जैसे आप यहाँ पर देखो, जैसे ये रेड सी है, ये रेड सी है, इधर आपको इजिप्ट को मिस्र बोलते हैं। ये वाला देखो सिनाई प्रायद्वीप है, आपको इधर देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर ऊपर इजराइल आ जाता है। फिर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं देखो जॉर्डन इसके टच में नहीं है, ये भी ध्यान रखना रेड सी के। तो ये वाला सऊदी अरब का पार्ट है, और ये वाला देखो यूनाइटेड अरब अमीरात वाला, ये किसका है, ये फारस की यानी पर्शियन गल्फ आपको दिख रही है। इधर फिर आपको ओमान की खाड़ी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो संयुक्त अरब अमीरात है ये कहीं ना कहीं रेड सी से कनेक्ट नहीं है। तो ये देखो जैसे यहाँ पर रेड सी से और यमन भी रेड सी से कनेक्ट है। उसके बाद देखो इरिट्रिया, और इधर आप देखो कि जिबूती, और ये सूडान का जो पार्ट है ये भी सूडान का आपको यहाँ कनेक्ट होंगे, यानी चार अफ्रीका के देश कनेक्ट होंगे। अब यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन देखो, अगर जहाँ तक मुझे लगता है आपका काला सागर, कैस्पियन सागर 100% आपको याद होंगे। एड्रियाटिक सागर में 7 कंट्री है, मैंने आपको अच्छे ढंग से यूरोप महाद्वीप में अपने आपको नोट्स में भी प्रोवाइड करवा दिए थे एक ऐप में, और क्लास यूट्यूब पे मैंने फ्री करवा रखी थी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, ठीक है, इसका अगर आप छोड़ सकते हो, मान लेते हैं आपको नहीं पता होगा, बट काला सागर को तो आपको 100% पता होगा। जैसे मैंने आपको बताया था बर्गर टी, ठीक है, बुल्गारिया, रोमानिया, जॉर्जिया, और बर्गर टी यानी रूस और तो टर्की। ठीक है, अब कैस्पियन में आपको तारिक यानी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कजाकिस्तान आपको कहाँ से मिल सकता है, हो सकता है मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। अब अपन देख लेते हैं, क का मतलब क इधर आ गया तारीख वाला, तो ये हो सकता है कजाकिस्तान होगा। तो इस तरीके से अगर आपको लोकेशन मैपिंग, जैसे मेरे को तो अब मैपिंग का अच्छे ढंग से पता है, तो मैं किसी भी तरीके से मैप बना के कि अच्छा ये वाला इधर ईरान का पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो इधर मैं आपको देखो रसिया का पार्ट आ जाता है, किस तरीके से, इस तरीके से देखने की कोशिश करता हूँ। भूमध्य सागर में अगर आप देखोगे तो 21 कंट्री आती है, कितनी 21, उसमें से यूरोप भी है, अफ्रीका भी है, एशिया, तीनों को अगर मिला के कितनी आती है 21 कंट्री। अगर आपको लोकेशन अच्छे ढंग से पता है तो बहुत ही आराम से भूमध्य सागर भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देखो, यानी ये वाला भूमध्य सागर है, इधर आपको अफ्रीका की जैसे कंट्री मिलेगी, ठीक है, उधर यूरोप की मिलेगी, इधर अपने एशिया की मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इनका भी आपको अच्छे ढंग से, ये तो आपको मैपिंग से आप आराम से कर सकते हो, इसका कोई वो ऐसा नहीं रहेगा कि आप यहाँ पर मैपिंग ही नहीं कर सकते। अभी हमने जो पढ़ा रेड सी, उसका देखते हैं सबसे पहले। जैसे अब रेड सी है, अब ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं यूपीएससी ने पहले पूछ रखे हैं। अब यहाँ पर देखो रेड सी है, अभी आपने क्या पढ़ा, जैसे यहाँ पर सीरिया लिखा हुआ, अभी हम याद कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था मिस्र, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था सूडान, उसके बाद हमने पढ़ा था इरिट्रिया, उसके बाद हमने पढ़ा था जिबूती। ठीक है, ये अफ्रीका हो गई। दो हमने पढ़े थे, एक पढ़ा था सऊदी अरब और एक है यह हमने पढ़ा यमन। तो इसमें से सीरिया तो कहीं कनेक्ट नहीं है, तो ये गलत हो गया। 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, मैंने इस तरीके से इन दोनों के ऊपर गलत किया। अब मैं इनको देखूंगा ही नहीं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर नहीं देखा ना, आपको देखो आंसर करने का भी, जैसे आपको मैंने मेंटरशिप में बहुत अच्छे ढंग से बताया, आपको ट्रिक्स और रूल्स वाला बहुत अच्छे ढंग से, वहाँ से आपको बहुत हेल्प हुई है। जैसे अब यहाँ पर इसको कट करने का मतलब आपकी साइकोलॉजी दिमाग में ये होगा कि मैं इस ऑप्शन को देखूंगा नहीं, क्योंकि आप 100% श्योर थे कि यहाँ से यूपीएससी सॉरी ऑप्शन की गलत है ये दोनों मेरी तरफ से। ठीक है, भले अब बाद में गलत हो नहीं हो मुझे नहीं पता, बट मेरी तरफ से आपकी बार एक बार गलत कर दिया, मतलब गलत कर दिया। अब आपका यहाँ दिमाग नहीं जाएगा, पूरा फोकस रहेगा सिर्फ 2 ऑप्शनों पे। अब यानी 50% तो गए, 50% आपका चांस है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो,
अब जैसे ए और बी है तो इसका मतलब एक तो 100% सही है, तो मुझे एड्रियाटिक सागर अब कोई ज़रूरत नहीं, अब मेरे को कोई इसमें लोड नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं, ना मुझे मैपिंग देखने की ज़रूरत है। उसके बाद 4 भी है तो इसका मतलब मेरे को भूमध्य सागर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को देखना भी किसका है, देखो देखना मुझे सिर्फ 2 और 3 है, देखो यहाँ 2 है और 3 है, यानी रेड सी सॉरी काला सागर और कैस्पियन सागर के बारे में देखना है। अब यहाँ पर आप सिर्फ 5 सेकंड के लिए जोर से जितना दिमाग लगा सकते हो और मैपिंग के देखने, और उसमें से आपको एक सेलेक्ट करके आपको आंसर निकालना था। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छे ढंग से आपको करना है। फिर आता है कामसटका प्रायद्वीप, ये रूस में है। रिंग ऑफ फायर वाला जो क्षेत्र है अपना, जो आपको रिंग ऑफ फायर ज्योग्राफी में आपने रीड किया होगा, ठीक है, ज्वालामुखी वाला क्षेत्र में अगर आप देखोगे, भूकंपीय क्षेत्र वाला में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कामसटका प्रायद्वीप है ना, ये अभी न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा। एक और आपको देखने को मिलेगा इसके जस्ट बगल के नीचे की साइड में, आपको एक और देखने को मिलेगा। पहले मैं आपको इसका बताऊँ, ये रूस में है, आपको याद रखना है। यानी काम कौन करता है, काम का छटका कौन डालता है, रूस डालता है। कोई भी काम करो छटका कौन डालता है, रूस डालता है। इस तरीके से याद करना। अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है अच्छे ढंग से, मैंने क्लास यूट्यूब पे ले रखी है, अगर आप देखो जैसे आप यहाँ पर देखो, ये आर्कटिक सागर है, यानी ये बर्फीला जो क्षेत्र है ना, यूरोप में रसिया के ऊपर वाला जो पोर्शन आपको कर रहा हूँ, याद होगा आई थिंक, ठीक है। इंडिया अपने अभी इधर नीचे है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये कारा सागर है, ये लापतेव सागर है। अगर आप देखो कि ये ईस्ट साइबेरियन सागर है, ये सुक्सी सी है, ठीक है, ये भी सुक्सी सागर है। इधर आपको आप देखो बेरियन सागर है, सॉरी बेरिंग सागर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर यूएसए आ जाता है, जो अपना अलास्का वाला क्षेत्र अगर आपको देख रहा हो, पृथ्वी गोल है। अब आप देखो मैप में तो इधर आपको देखने को मिलेगा, बट अगर आप यहाँ पर देखो तो ये यूएसए वाला पार्ट यहाँ पर आपको देखने को क्षेत्र आ जाता है, ये रिंग ऑफ क्षेत्र वाला जो है। अब ये वाला देख रहे हो ना आपको, ये कामसटका प्रायद्वीप, ये आपको ये न्यूज़ में है। तो ये रूस वाला पूरा क्षेत्र है ना, तो ये कहीं ना कहीं रूस का आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा। और नीचे है वो कहीं ना कहीं ओकेटस सागर का आपको देखने को मिलेगा। फिर अपन नीचे नीचे आते हैं चाइना के बगल में, फिर जापान से इधर सीधे आते हैं अपन दक्षिणी पूर्वी एशिया में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला आपको लोकेशन आपको दिख रहा होगा। अब यही आपको इसी के जस्ट अगर आपको बगल में एक आपको दिखने होगा कुरिल, आपको दिख रहा है यहाँ पर कुरिल, जैसे हमने ये क्या पढ़ा कामसटका, इसके जस्ट बगल में आपको देखने को कुरिल आइसलैंड, और इधर है जापान। तो ये रूस है। अब ये रूस वाला जो पार्ट है और इधर आपको जापान देखने को मिलेगा। तो अगर आप इन दोनों का देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं ये दोनों इनका विवादित क्षेत्र है, यानी जापान और रूस से विवादित द्वीप समूह कौन सा है, कुरिल। यानी ये कहीं ना कहीं कुरिल कर रहे हैं, यानी कला कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं कला, जापान और रूस। अगर आपने याद रख लिया, ठीक है। हमने ऊपर क्या पढ़ा था, ऊपर हमने पढ़ा था कामसटका, कामसटका कौन डालता, वो तो सिर्फ ठीक आपको रूस याद हो गया। अब यहाँ पर कहीं कला हो रही है दोनों के बीच में, किसके बीच में, जापान और रसिया के बीच में, किसकी वजह से, कुरिल की वजह से, यानी कला की वजह से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है करुण नदी। करुण नदी ईरान में बहुत कम नदियाँ, वैसे आपको ध्यान रखना, करुण नदी ईरान में है। इस नदी पर आवाज शहर बना हुआ है, आवाज शहर सॉरी स्थित है। अब यहाँ पर आपको मैं मैपिंग अभी नीचे करवाऊंगा, तो वहाँ से आपको याद रह जाएगा, वहाँ पर भी आवाज आएगा, आवाज यानी आवाज़। अभी ईरान में बहुत बमबारी हो रही है तो आवाज़ हो रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं करुण नदी भी निकल रही है, यानी करुण भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दिखने को मिलेगा। आवाज़ तो आपको याद रखना है, आवाज़ यानी आवाज़ बहुत आ रही है। कहाँ पर आ रही है, ईरान में। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा बमबारी और यूएसए की बहुत सारी इजराइल उनकी लड़ाई चल रही है, तो आवाज़ से आवाज़ याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन प्रीलियम से पूछे आवाज़, और इधर दे दिया इराक, ठीक है, इराक, इसका मतलब ये क्या है, गलत है भैया। तो आवाज़ कहाँ आ रही थी, ईरान में है, तो इराक नहीं है, ठीक है। हमने ये भी याद कर लिया, सॉरी। अब नेक्स्ट है वो बहुत UNSRC, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। देखो मानवाधिकार का मतलब ही मानव की रक्षा करना, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना 2006 में हुई। इसका कार्य क्या है, सार्वभौमिकरण, निष्पक्षता, यानी किसी का कोई किसी प्रकार का इस तरीके से भेदभाव निष्पक्ष नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद है मानवाधिकार को स्थिति को निगरानी करना, ये भी ध्यान रखना है कि जैसे अभी गाजा का है, तो मतलब UN में अगर आप देखोगे तो मानवाधिकार परिषद ने बोल दिया है कि भाई बहुत अत्याचार हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मतलब एक तरह से सडनली इमरजेंसी टाइप उन्होंने बता दिया कि मतलब इतनी हालत हो रखी है वहाँ गाजा में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गाजा के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से बताया था, बट वो लेट बताने के बाद में मुझे लगता है, देखो मानव में कोई भी अगर कोई गलत व्यक्ति है ना, उसकी भी मतलब कहीं ना कहीं अगर अपन किसी को मार रहे हैं तो वो बहुत बड़ा पाप हो जाता है, ठीक है। हो सकता है अगर वो बहुत उसने गलत भी कर रखा है तो उसके लिए भी एक तरह से एक प्रोसेस होता है, उसके अकॉर्डिंग दंड दिया जाए, किस तरीके से कैसा काम किया उसने, कितना देश के लिए वो खराब हो सकता है। या फिर व्यक्ति, अगर हम किसी नागरिक को नहीं मार सकते, भले अपन हो सकता है इजराइल देश इंडिया से मतलब ठीक है रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, बट फिर भी अपन इजराइल का मैं तो आई थिंक सपोर्ट नहीं कर सकता किसी का, मतलब मानव इंसान को अगर कहीं भी मर रहा है तो किसी को सपोर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो UN भी इसमें भी अगर आप मानवाधिकार में भी अगर आप ये रीड करोगे, इनके भी आर्टिकल्स है UN में अगर उन्होंने बता रखे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको अगर आप देखोगे तो UPSC ने जो क्वेश्चन मानवाधिकार के बारे में पूछे ना, तो UPSC ने आज दिन तक मैं बता दूँ CAPF, CDS,
यूपीएससी का प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन पूछा था कि मानवाधिकार के, हाँ, सार्वभौमिक मानवाधिकार ऐसे 1948 वाला था, उसमें से 3 ऐसे ऑप्शन दे रखे थे, मूल करते मूल अधिकार के, वो किस तरीके से प्रतिष्ठित करते हैं कि नहीं करते, तो तीनों के तीनों साइड है। यानी मानवाधिकार से जो भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा ना, तो वो ऑल ऑप्शन राइट होता है, ये भी मैंने एक बार देखा है। अभी अभी 2026 में भी 3-4 क्वेश्चन आए थे उसमें CISF वाले में, ठीक है, उनके सिलेबस में था पता नहीं 3-4 के ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रखे थे। वहाँ भी अगर आप देखोगे जो मतलब एक वो उनका भी एक तरह से स्टेटमेंट होता है, किस तरीके से स्टेटमेंट, ऐसा नहीं कि सीधा सिंगल क्वेश्चन पूछ लिया कि सभी की सभी राइट होंगी, नहीं, 3 स्टेटमेंट है, तो कहीं ना कहीं वो यूपीएससी लगभग राइट देने की कोशिश करता है मानवाधिकार वाले पार्ट में। उसका भी रीजन है, मैं आपको बताऊंगा कहीं ना कहीं कि आपको भी पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या मतलब एक तरह से वही है जो अपने संविधान में लेकर का वही चीज़ें वहाँ पर भी लेकर की, इस तरीके से किसी को मतलब पाप नहीं करना, मानना नहीं, इस तरीके से ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी सदस्यता परिषद में 47 सदस्यीय देश शामिल होते हैं जो महासभा द्वारा चुना जाता है, ठीक है, UN महासभा द्वारा चुना जाता है। कार्यकाल 3 साल होता है और इन 3 साल में हर वर्ष 1/3 यानी 1/3 सुने जाते हैं, यानी नहीं सुने जाते हैं। जैसे अपने राज्यसभा में किस तरीके से होता है, इसी तरीके से राज्यसभा हर 2 साल होता है, तो यहाँ हर वर्ष कहीं ना कहीं 1/3 नए कहीं ना कहीं सेलेक्ट किए जाते हैं। भारत 2007 में था, फिर भारत 2026 से 28 में भी इसका अभी कार्यकाल चल रहा है, तो भारत को भी आवाज़ उठानी चाहिए यहाँ पर भी, अगर उनका अगर कहीं नहीं, तो अब ये जो मेंबर है कहीं ना कहीं भारत भी, इसका कार्यकाल भारत का 26 और 28 का चल रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ सकती है। फिर आता है अमेजोन जंगल। अब आपको लग रहा होगा कि ये अमेजोन जंगल मुझे तो इन्वायरमेंट में करवाना चाहिए। अब इन्वायरमेंट अमेजोन जंगल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, यूपीएससी ने 2025 वाले में पूछा था, एंडीज का देश का पूछा था, तो मैंने यहाँ पर इसका कनेक्ट करने का मेरा मकसद ये था कि यहाँ पर मैं आपको देश यानी कहीं ना कहीं जो कंट्री है, 9 कंट्री है, वो आपको याद करवाने की मैं आपको तरीका बताने की कोशिश करूँगा। अमेजोन की स्वास्थ्य और पृथ्वी की स्वास्थ्य के बीच संकट समझते हैं। अब ये मैंने कहाँ लिया है, ये WWF की वेबसाइट से, वहाँ से यूपीएससी ने 2023 में एक कांगो का पूछा था कि भाई ये जो पीठ भूमि वाला इस तरीके से, तो वो कौन सी साइड से पूछा था, WWF की साइड से पूछा था। अभी ये अमेजोन भी न्यूज़ है, तो WWF की साइड से मैंने पूरा का पूरा जो लिखा था वो कॉपी करा। अब यहाँ 7-8 और लिख रखे हैं, वो सब के सब मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा ऐप पर भी, ठीक है, अपने प्रीलिम्स मेंटरशिप में, उसमें मैं आपको ऐप पर प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछे, यानी WWF के अगर किसी को यूँ भी देखना है तो WWF की साइट पर अगर वहाँ जाके आई थिंक किसी को मिलेगा नहीं अच्छे ढंग से, क्योंकि अब यहाँ पर आप एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये मैं आपको वैसे टेलीग्राम भी शेयर कर दूंगा, स्टडी आइस इस पर टेलीग्राम भी शेयर कर दूंगा किसी को अगर लेना है तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, PDF देखनी है तो आप देख लेना, एक अमेजोन का है, ठीक है, एक आपको पैसिफिक को देखने को मिलेगा, एक अपने इंडिया वाले जो हिमालय का क्षेत्र को मिलेगा, इंडो वाला क्षेत्र मिलेगा, इधर साउथ ईस्ट वाला इधर इंडोनेशिया का, हाँ आई थिंक इनका भी है, या ऑस्ट्रेलिया का इनका कुछ पार्ट, हाँ दोनों का अलग अलग आई थिंक, ठीक है। फिर आप इधर देखोगे तो दक्षिण अमेरिका के 2-3 हैं, एक अफ्रीका का कांगो है, एक आई थिंक साउथ अफ्रीका का भी है, तो इस तरीके से 7-8 है वो टॉपिक्स है, वो पहले से हर साल वो उसमें से न्यूज़ में रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो ने जो लिख रखा है ना वही के वही लिख रखा है। यानी जैसे अब यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ से इस तरीके से अब वो बना सकती है कि अरब टन कार्बन से युक्त वर्षावन स्थानीय वैश्विक जलवायु स्थिर रखने में सहायक है, वनों की कटाई से इस कार्बन में महत्वपूर्ण मात्रा उत्सर्जित होती है, जिसके कारण नकारात्मक परिणाम विश्व भर में देखने को मिले, और ये किस क्षेत्र की बात की जा रही है, क्योंकि 2023 में इन्होंने ऐसे पूछा था कि ये वो पीठभूमि का क्षेत्र है, 2% 1% जिसका ये काम है, इस तरीके से होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो वो कांगो का था, और वो सेम टू सेम WWF की वेबसाइट से लिखा हुआ था। तो स्पीसीज और जो पहले से जो इन्वायरमेंट का न्यूज़ में है, तो वो कहीं नहीं WWF की वेबसाइट से ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, ये महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है इस भूभाग में। अब ये देखना, ये भी मैंने WWF की वेबसाइट से जो लिखा है वही लिखा है। अब यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले, 1 अरब एकड़ घने जंगल है, विश्व के तरल मीठे पानी का 20% हिस्सा है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली लगभग 10% ज्ञात प्रजातियों में से एक है, वो कौन सा क्षेत्र है, तो आपको याद रखना ये भैया जी अमेजोन क्षेत्र है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, एक तो 20% क्या है, मीठा पानी है, आपको देखने को मिलेगा, 10% ज्ञात प्रजातियों का है, 1 अरब एकड़ घने जंगल है, तो इसका मतलब घने जंगल का मतलब अमेजोन बहुत एक तरह से वर्षावन घना जंगल है, तो आपको देखने को मिल जाएगा अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था जिसकी वजह से, ठीक है। यहाँ पर 9 कंट्री है, देखो आपको ब्राज़ील, बोलीविया। अब आपको याद करने का, मैं अगर आपको सीधा मैपिंग पे लेके जाता हूँ, आई थिंक जैसे ये कैरिबियन सागर है ऊपर वाला, इधर आपको फिर वो मैक्सिको, उधर आपको फिर USA सब पार्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो जैसे ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से पूरा पूरा अमेजोन वाला बक्स है, ठीक है, सॉरी अमेजोन वाला जंगल आपको देखने को मिलेगा। बट अगर आप देखोगे तो ये जो क्षेत्र है ना, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो इधर तो एंडीज निकलता है, तो एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, एक चीज़ देखोगे तो ये जो कंट्री है ना, इनको आपको याद करना बहुत जरूरी, बहुत सिंपल है। दक्षिण अमेरिका मुझे लगता है सबसे बेस्ट है अगर याद करने का तरीका है। आपको पता है वेनेजुला है, ठीक है, अगर आपको पता है इधर ऊपर कैरिबियन सागर है। अगर आपको इसका मैं आपको पार्ट बताऊँ, एक झील है,
आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था माराकाइबो लेक, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बस यही याद रखना, जो आपने को अमेजन वाला जो जंगल है वो कौन कौन से हैं। एक तो देखो वेनेजुला है, इधर गुआना, सूरीनाम और एक फ्रेंच गुआना। अब ये जो फ्रेंच है ना, ये कहीं ना कहीं फ्रांस का एक पार्ट है, ठीक है, यानी फ्रांस के अधिकार में ले रखा है, ठीक है। अब उन्होंने पहले ले रखा है तो कहीं ना कहीं ये भी आपको याद रखना है। अगर आप दक्षिणी अमेरिका में देखोगे तो 8 देश है, और वैसे टोटल कितने 9 देश है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछे दक्षिणी अमेरिका में तो 8 है और टोटल कितने 9 है, ठीक है। तो ये फ्रेंच गुआना आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर आता है कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया। ध्यान रखना इधर चिल्ली इधर नीचे है, चिल्ली नहीं है, पेरू है, बोलिविया यानी जो ये मैंने लाइन खींची है इसके ऊपर ऊपर पार्ट है। पैराग्वे भी नहीं है, ध्यान रखना, उरुग्वे भी नहीं है, ठीक है। अब ये बोलिविया और पैराग्वे ये दक्षिण अमेरिका के दो एक तरह से स्थल रूट मतलब स्थल रूट देश है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी से एकदम सीधा सागर से कनेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो ये भी आप एक बार ध्यान रखना इनका, मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में करवा रखा है बट फिर भी आप एक बार इनको भी देख लेना। अब यहाँ पर आपको देश आई थिंक याद हो गए होंगे। अब वापस अपन यहाँ पर रिकॉल करते हैं। ब्राज़ील, ठीक है, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, सूरीनाम, गुआना, फ्रेंच गुआना। ये तो 4 आपको इस तरीके से ऊपर ऊपर देखने को मिलेंगे। देखो जैसे वेनेजुला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, ठीक है, 4 तो ये आपको याद हो गई इधर। अब यहाँ पर आपको ब्राज़ील तो 100% है, ब्राज़ील का तो मेन पार्ट है। तो बस है ब्राज़ील, बस है बोलिविया। ब्राज़ील से ऊपर वापस पीछे की तरफ चले जाओ, सॉरी इधर की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ तो बोलिविया आ जाएगा, और बी, और फिर इधर ऊपर जाओगे तो सी। तो बी और सी इस तरीके से आपको याद रखना। सी ऊपर है तो कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, कोलंबिया। फिर आता है पेरू और इक्वेडोर। आई थिंक मुझे लगता है याद हो गया होगा, ये भी इनकी विशेषता एक बार देख लेना, और जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड करा दूंगा। फिर आता है होती विद्रोह। होती जहाँ भी कहीं भी होता है तो वो कहाँ होता है, यमन में होता है। कुछ भी कांड होता है वो कहाँ पर होता है, यमन में। इस तरीके से याद रख लेना, मुझे लगता है बहुत ईजी है। न्यूज़ में भी था, लास्ट ईयर भी था। इसकी स्टार्ट 2004 में हुई थी। अभी भी आप अगर वीडियो देखोगे तो होती मतलब एक तरह से मतलब बहुत ज़्यादा सॉरी यमन में न्यूज़ में है। उसमें से 2 एक क्षेत्र है। इसकी एक तो राजधानी है साना है आई थिंक, ठीक है, मैंने लिख रखा होगा, हाँ ये साना प्रांत, ठीक है, और एक है सादा प्रांत। ये दोनों प्रभावित क्षेत्र है। तो अगर UPC क्वेश्चन पूछ ले साना, ठीक है, प्रभावित क्षेत्र, और यहाँ से पूछ ले ओमान, नहीं भैया ये तो ओमान में नहीं है, गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ यमन है। UPC यही करता है, आसपास ही पूछता है, बस ज़्यादा नहीं करता है, ठीक है। अच्छा मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूं, आवाज़, ठीक है, आवाज़ तो सीरिया में है, नहीं भैया सीरिया में नहीं है, कहाँ पर है, ईरान में, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है याद होगा। तो इसी तरीके से अगर साना क्वेश्चन पूछे तो साना कहाँ पर है, आपको सीधा याद दिमाग में रखना है, साना यमन में है, ना कि ओमान में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। जैसे आप यहाँ पर देखो साना, और ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, शाहदा और ये साना। कुछ इंग्लिश में भी देख लेना। देखो अब शाहदा है, देखो क्या है, शाह, हिंदी में ये लिखा हुआ था शाहदा। अगर आप इंग्लिश में देखो इसका स्पेलिंग देखो, HUDHAYDAY, ठीक है। तो सादा इंग्लिश में भी थोड़ा सा देखना, इसलिए मैंने यहाँ पर भी मैपिंग कर रखा है। ये इधर यमन वाला पार्ट है, ये यहूदी की थोड़ा सा कंट्रोल में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। एक आदेन, ये आदेन की खाड़ी, तो ये भी आपको थोड़ा सा लोकेशन आपको पता होगा। तो अपना इंडियन जो पोर्शन है यहाँ से बहुत सारे आपको ना देखने को मिलते हैं। अब आता है अदन की खाड़ी भी अगर आपने डिस्कस कर दिया तो आपको ध्यान रखना है। जैसे ये वाला क्षेत्र है, जैसे ये यमन है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर अगर बात करूँ यमन में, तो आपको थोड़ा सा याद रखना, ये साना वाला क्षेत्र अपन बात की, ये अदन है, यानी ये गल्फ ऑफ अदन है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो अपना अरब सागर है, ये इधर इंडिया है, इंडिया से यहाँ से आता है, इधर से अपन जो नाव जाती है कहीं ना कहीं व्यापार, ये बहुत अपने लिए ईजी हो जाता है। तो अपने से दोस्ती ओमान से भी रखनी है और यमन से भी रखनी है। तो आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, यमन और ओमान में भी आपको मैंने पहले ही बता दिया, कन्फ्यूज नहीं होना है। ओ ऊपर आता है और वाई नीचे आता है, स्पेलिंग में ये आपको पता है, ओ ऊपर आता है फिर वाई लास्ट में आता है। तो ओ ऊपर हो गया और यमन हो गया। ओमान की राजधानी मस्कट है। इधर देखो गल्फ ऑफ ओमान है और इधर आपको गल्फ ऑफ आदेन है। इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना, ठीक है। किसी भी तरीके से आपको इसमें कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है नहीं होंगे आपके, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, इधर जो स्टेट है वो है बाब अल मंडेव, और इधर आपको देखोगे तो वो आपको हॉर्मुज वाला ऊपर देखोगे तो यहाँ पर बीच में देश आ जाते हैं छोटे छोटे, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो मैंने बताया अदन की खाड़ी, तो अदन की खाड़ी में ये यमन है, और इधर क्या आपको देखने को मिलेगा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये इस तरीके से तीखा तीखा लंबा, ये जो सुरंग की तरह, हॉर्न की तरह, ये है सोमालिया। तो यमन और सोमालिया के बीच में आपको कौन सी देखने को मिलेगी, अदन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, अदन की खाड़ी, ठीक है। तो ये आपको देखना है, यमन और सोमालिया के बीच में अदन की खाड़ी, ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को 20 किलोमीटर छोड़ा बाब अल मंडेव जलमंडल के आपस में जोड़ता है। जैसे ये आप देखो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है कुर्स्क क्षेत्र, ये रूस में स्थित है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये यूक्रेन का पार्ट है। इधर आप देखोगे कुर्स्क क्षेत्र रूस में है, यहाँ युद्ध की बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी, तो रूस और यूक्रेन की सीमा पर आपको याद रखना है। फिर आता है ब्लू नाइल,
जैसे अगर आप देखोगे इजराइल और लेबनान के बीच की सीमा यूएन द्वारा 2002 में निर्धारित सीमांकन रेखा करी गई थी कि भाई ये आपका इस तरीके से बॉर्डर है, तो उसका एक ब्लू लाइन दे रखा था। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये लेबनान है, ठीक है, ये इजराइल है, इधर कौन सा देश आता है, जॉर्डन आ जाता है, ठीक है। इधर कौन सा, अभी मैंने आपको बताया था, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा एक सिनाई प्रायद्वीप, जो किसका पार्ट है, मिस्र का। तो कहीं ना कहीं मिस्र भी आ जाता है इजराइल के बॉर्डर पे, ठीक है। तो हमने एक, मैं आपको ये भी याद करवा देता हूँ कि इजराइल के बॉर्डर पे कौन कौन से देश आता है, मिस्र भी आता है, जॉर्डन आता है, ठीक है। उसके बाद आता है, इधर आता है लेबनान, ठीक है। उसके बाद आता है, इधर आता है सीरिया, ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये जो ब्लू लाइन है आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ये बॉर्डर कहीं ना कहीं यूएन ने एक तरह से बता रखी, निर्धारित कर रखी कि भाई आपका ये बॉर्डर का, तो इसको एक तरह से ब्लू लाइन बोल रखा है। अब यहाँ से देखो, जियो साइंटिस्ट 2024 में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो कि यूएन पर्पज, आई थिंक यहाँ, हाँ ये देखो इजराइल फोर्सेस फ्रॉम द साउथ ऑफ लेबनान, जैसे ये लेबनान का दक्षिणी पार्ट वाला अगर आप क्षेत्र देखोगे तो ये आपको ध्यान रखना। अब लेबनान में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, यानी देखो ये वाले जो मिडिल ईस्ट वाले जो भी देश है ना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ब्लू लाइन का यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ पर देखते हैं साहिल क्षेत्र, आई थिंक ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है 2023 में, सॉरी 2024 में। अब वापस यूपीएससी शायद ही क्वेश्चन पूछे, फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं कि हाल में आतंकवाद, असुरक्षा, तख्तापलट और तस्करी की घटना अब इस क्षेत्र में अटलांटिक महासागर से रेड सागर, लाल सागर तक फैला हुआ है। देखो जैसे ये रेड सागर है और इधर अटलांटिक सागर है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक कहीं ना कहीं पूरे जो इसमें जो इस वाले क्षेत्र में जो भी देश आते हैं ना, वो सब मतलब एक तरह से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं, असुरक्षा की स्थिति है, हर टाइम वो कहीं ना कहीं सेना तख्तापलट हो रहा है। अब इसमें से लगभग देश कौन कौन से, जैसे अगर आप देखोगे 10 देश आते हैं, जैसे बुर्किना फासो, ठीक है, नाइजर आ सकता है, माली आ सकता है, ठीक है। इधर आप देखो सूडान आ सकता है, दक्षिणी सूडान आ सकता है, ठीक है। इधर आप इरिट्रिया, जिबूती, ये भी हो सकते हैं देश। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है। और ये यूपीएससी ने 2024 में क्वेश्चन पूछा था, कितना प्यारा था ये, इसको देखते मैं बहुत खुश हुआ था। ये वाला क्वेश्चन मैंने अगर देखा था उस टाइम में, साहिल क्षेत्र अस्थिरता, बिगड़ती सुरक्षा विद्यमान है, हाँ ये स्थिरता विद्यमान तो है आपको, जैसे आप भी ऊपर डिस्कस करा। फिर कि हाल ही में साहिल क्षेत्र में कई देशों में सैन्य तख्तापलट हुए, ये भी बात सही है, बट ये दोनों व्याख्या तो नहीं कर रहे हैं, ये दोनों सेम ही लाइन है। मतलब ये स्थिरता, बिगड़ती सुरक्षा, अगर आप देखोगे सैन्य तख्तापलट, जैसे आप यहाँ पर मैंने देखा सैन्य तख्त, तो ये तो एक ही लाइन हुई, तो ये तो इसका कोई एक तरह से आंसर तो यानी व्याख्या तो नहीं कर रहा है, तो आप इसका आंसर बहुत ही आराम से निकाल सकते थे। अब इसी की जैसा एक और न्यूज़ में उपसारा क्षेत्र, तो यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हाल ही में उपसारा क्षेत्र में क्लाइमेट चेंज और खाद्य सुरक्षा की चैलेंजेस बने हुए, तो आपको इसकी लोकेशन पूछ सकता है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ तो ठीक है, एक तो क्लाइमेट चेंज याद रखना है, एक खाद्य सुरक्षा की आपको परेशानी ध्यान रखनी है, ठीक है। अब उपसारा क्षेत्र है कौन सा, यानी वो अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्र जो सहारा मरुस्थल के दक्षिण में है, यानी ये जैसे सहारा मरुस्थल है, तो इसके दक्षिण में जो भी देश आ रहे हैं ना सहारा मरुस्थल के नीचे दक्षिण में, तो ये पूरा का पूरा कौन सा है, उपसारा क्षेत्र। तो ये आपको ध्यान रखना है। उपसारा का मतलब कहने की सारा से बेटर थोड़ी जगह है, मतलब बेटर मतलब थोड़ा कहीं क्लाइमेट इनका ठीक ठाक है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, सहारा मरुस्थल के दक्षिण में, सहारा के दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उप सारा क्षेत्र, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आता है इथोपिया। अब इथोपिया का पार्ट आपको पता होगा, जैसे आपको मैं इधर वाला पार्ट में बता देता हूँ इथोपिया कौन सा है। ध्यान रखना, इथोपिया भी जो आपको लैंड लॉक्ड कंट्री है, जैसे आप यानी इस तरह देखो जैसे इथोपिया ये वाला पोर्शन इधर से इस तरीके से, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ इधर आपको जिबूती देखने को मिलेगा, इधर इरिट्रिया देखने को मिलेगा, इधर सोमालिया देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सीधा कहीं ना कहीं सागर से कनेक्ट नहीं है, सी से कनेक्ट नहीं है। तो ध्यान रखना, इथोपिया है वो कहीं ना कहीं स्थल रूप देश है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो अब की बार भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इनके आपको वैसे भी याद करवा रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि देखो यहाँ से यूपीएससी 2023 में इन्होंने क्वेश्चन भी पूछ रखा, जैसे ये टिग्रे वाला। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, टिग्रे हैं वो कहाँ है, उत्तरी यमन में नहीं। देखो यहाँ पर उत्तरी यमन का पूछा है, तो इसका मतलब यमन का यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यमन में कौन से न्यूज़ में थे, एक तो साना था, एक था शहादा, तो ये दोनों प्रांत थे। अगर मैं टिग्रे की जगह मैं साना लिखूँ तो ये वाला स्टेटमेंट बहुत ही राइट हो सकता है। तो आपका मतलब उत्तरी यमन, यानी यूपीएससी के दिमाग में यमन का भी कहीं ना कहीं रिलेटेड था, तभी तो ऑप्शन में दिया उन्होंने, ठीक है। अब काचिन क्षेत्र अगर आप देखोगे तो ये म्यांमार का पार्ट है, अगर आपको याद होगा तो काचिन वाला क्षेत्र, तो ये म्यांमार पर, देखो आप इधर इथोपिया दिया। अब रियल में क्या होना चाहिए था, मैंने आपको बताया फेस टू फेस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये टिग्रे रियल में इथोपिया होना चाहिए था, ठीक है। इस तरीके से यूपीएससी देती है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए कि टिग्रे दिख जाए, इथोपिया दिख जाए। अब इसको रियल में अगर पता नहीं है तो वो क्लिक कर देगा कि अच्छा इथोपिया भी है, टिग्रे भी है, ये उत्तरी यमन भी है, दोनों कनेक्ट कर देगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब ये टिग्रे है तो आपको ध्यान रखना टिग्रे कहाँ पर है,
इथोपिया में है, तो कहीं ना कहीं इससे आपको कनेक्ट है। बट यूपीसी ने पूछा, सामने सामने पूछा है इन्होंने। अब स्टूडेंट कंफ्यूज क्या उससे होगा, यूपीसी सोच रहा होगा कि स्टूडेंट कभी तो ऐसे ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि अच्छा इथोपिया अगर मान ले किसी को पता भी है ना टिग्रे, तो वो इस तरीके से करके दे देगा, तो इसका मतलब 3 राइट है। तो ऐसे भी स्टूडेंट बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, जो अपने मतलब कहीं उनका जो एग्जाम के टाइम प्रेशर होता है बेचारे, वो वैसे भी कर लेते हैं। तो ये भी उनका यूपीसी का एक माइंडसेट है। बट आपको ध्यान रखना टिग्रे कहाँ है, टिग्रे आपको पता है इथोपिया में है। फिर आता है अमारा। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आवाज़ तो नहीं है, ये अमारा है, ध्यान रखना, आवाज़ ईरान में है। फिर आता है ओरोमिया, ये सिदामा, फिर आता है सोमाली, फिर आता है अपार। देखो सोमालिया में नहीं है। अब यहाँ पर देखो सोमाली लैंड आता है, वो कहीं ना कहीं ये अगर आप देखो ये सोमालिया और इथोपिया के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर वो पार्ट है वो सोमाली कहाँ है, इथोपिया में देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। अब डोनबास है वो रूस और यूक्रेन में है, तो सीरिया का नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब कोई तीनों गलत है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ आपको इसकी लोकेशन देखो, टिग्रे, अमारा, ओरमिया, सिदामा, सोमाली, अफार चत्र। फिर नेक्स्ट आता है तिमोर द्वीप। तो तिमोर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, तिमोर लिस्ते के बीच में आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर ये भारत है अपना, ठीक है। अब भारत के बाद ये जो छोटे छोटे देश है ना, म्यांमार आता है, फिर लाओस, फिर वियतनाम, फिर कंबोडिया, फिर थाईलैंड, फिर मलेशिया, फिर सिंगापुर, फिर इंडोनेशिया। ये आपको इससे कंटिन्यू याद होना चाहिए। जैसे मेरे दिमाग में फिर पहले सबसे पहले म्यांमार आ गया, उसके बाद में लाओस आ गया। अब लाओस भी लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। वियतनाम है, फिर उसके बाद वियतनाम में छोटा सा एक पार्ट इधर कंबोडिया आएगा, फिर इधर थाईलैंड आएगा, इधर फिर मलेशिया आएगा, फिर उसके बाद छोटा सा एक और पार्ट है सिंगापुर, ठीक है। इधर ब्रुनेई है, फिर ये इंडोनेशिया का पार्ट है, ये वाला भी इंडोनेशिया का पार्ट है। इधर आपको फिलीपींस जिसकी राजधानी मनीला है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा सा तिमोर सागर कहाँ है, तो ये पापुआ न्यू गिनी और इधर ऑस्ट्रेलिया, तो इसके बीच में आपको देखो इंडोनेशिया, इधर पापुआ न्यू गिनी, इधर ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में आपको तिमोर सागर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक और आपको देखने को मिलेगा अराकारा, फिर इधर सेलेबस, फिर कारा, इधर आपको ये भी देखने को मिलेंगे। बट आपको तिमोर का ध्यान रखना है, इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर न्यूज में है अकाउंटेड, एक संस्था है, क्या है अभी देख लेते हैं, यानी UNCTAD। अब ये क्या है देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। देखो व्यापार और विकास तो कहीं ना कहीं व्यापार से होगी और उसका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट से संबंधित होगा। तो अब यह भी ध्यान देख लेते हैं क्या है इसके बारे में, ठीक है। जैसे आप इसकी स्थापना हुई 1964 यानी 1967 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये याद रखना थोड़ा, ये इसका दिमाग में रखना। ये UN की प्रमुख संस्था है, ये भी ध्यान रखना। पर जो इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो रिपोर्ट आपको याद रखनी है और इसका उद्देश्य यानी काम क्या है, ठीक है। सदस्य देश लगभग आप देखोगे 155 के आसपास है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखना कि विकासशील देशों में व्यापार और विकास पर केंद्रित है, तो कहने की व्यापार एंड ट्रेड और डेवलपमेंट से केंद्रित है, ठीक है। ये UN महासभा आर्थिक और सामाजिक परिषद को रिपोर्ट भी करता है, ये भी ध्यान रखना। ऐसे यूपीसी ने एक किसी संस्था और भी थी, वो वहाँ से ऐसे रिपोर्ट संस्था कहीं ना कहीं रिपोर्ट करती है कि नहीं करती, तो ऐसे यूपीसी स्टेटमेंट दे सकती है। तो UN महासभा और आर्थिक सामाजिक परिषद, यानी एक UN महासभा और एक आर्थिक सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करता है, ठीक है। कौन, अकाउंटेंट। अब इसका काम क्या है, व्यापार और विकास पर केंद्रित है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, यानी अब मैं आपको और भी बताता हूँ व्यापार विकास का मतलब। जैसे आप यहाँ पर देखो, यानी व्यापार नीति पर शोध करना और रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है। और जो विकासशील देश है ना, देखो यहाँ पर विकसित देश नहीं, विकासशील देश, विकासशील देशों की मदद करना ताकि वैश्विक व्यापार में भाग ले सके, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो जैसे एक FDI का भी था, फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है, तो वो कहीं ना कहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी रिपोर्ट देना, ये भी इनका काम है। गरीब देशों को आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये भी काम है, जहाँ तक मुझे याद है ये इतने इनके काम हो सकते हैं, ठीक है। तो विकासशील देशों की मदद करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नीतियाँ बनाना और रिपोर्ट बनाना। अब रिपोर्ट कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं। व्यापार और विकास रिपोर्ट, और ये अब की बार बजट की न्यूज़ में थी, इसकी वजह से ये मैंने जो पार्ट जो अकाउंटेड लिया है, ये कहीं ना कहीं मैंने कहाँ से लिया है, जो अपने इकोनॉमी सर्वे है वहाँ से मैंने ये कर रखा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखो सर्वे के जो भी पार्ट इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने जो कुछ इन्वायरमेंट में, कुछ इकोनॉमिक्स में, कुछ अपने इंडिया ईयर बुक्स में मैंने आपको कवर कराए, कुछ आपको PIB से कवर कराए, कुछ आपको करंट में इन्वायरमेंट, आपको सब जगह मिक्स में रूप में मिल जा रहा है। तो आपका मैं किसी भी पार्ट में, जैसे मैंने एग्रीकल्चर अब की बार न्यूज़ में, ठीक है, सॉरी एग्रीकल्चर अब की बार थोड़ा अच्छा है, और यहाँ से UPC 100% 3-4 क्वेश्चन पूछेगा, लिख के ले लेना। अगर आप किसी को नहीं पता तो मैं भी आपको बता दूँ, एग्रीकल्चर से संबंधित UPC क्वेश्चन पूछेगा। कहाँ से पूछेगा वो आपको मैंने मेंटरशिप में अच्छे ढंग से बता रखा है कि यहाँ से UPC क्वेश्चन पूछेगा, और मैंने आपको नोट्स भी अपलोड कर दिए PDF, ठीक है। उसकी क्लास ले लूँगा अच्छे ढंग से, उसको आपको अच्छे ढंग से देखना है। और सर्वे वाली उसकी भी PDF मैंने आपको शेयर करी थी। तो व्यापार और विकास
अब आपको पता है कि इसका काम ही व्यापार और विकास है, तो रिपोर्ट कौन करेगा? अकाउंटेंट। अगर यहाँ से यूपीसी क्वेश्चन दे ले IMF है कि वर्ल्ड बैंक है, तो नहीं, आपको दे रखना है व्यापार और विकास क्या है? अकाउंटेंट है। फिर निवेश, तो विश्व में निवेश का भी इसका रिपोर्ट है, अकाउंटेंट। फिर है टेक्नोलॉजी और नवाचार में, इसका भी काम है डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट। तो ये 4 रिपोर्ट आपको याद रखनी है इसकी। फिर आता है OECD, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज है। इसका सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ याद रखनी है, 2 कॉमन याद रखना है, एक तो इसका भारत मेंबर नहीं है, एक इसके काम याद रखने हैं। इसकी स्थापना हुई 1961 में। आर्थिक सहयोग और विकास, यानी ये भी आर्थिक सहयोग कर रहा है और विकास कर रहा है, ठीक है। और अकाउंटेंट भी यही काम कर रहा था, बट इसकी रिपोर्ट अलग है। अब यहाँ पर देखना, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। कहाँ है? पेरिस फ्रांस में, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, इसके जो मेंबर है वो 38 है, तो कम है, ठीक है। अंतर सरकारी आर्थिक संगठन, ठीक है। अब यहाँ पर भारत मेंबर नहीं है, इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। इसकी वजह से अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने भारत के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी, यानी व्यापार से संबंधित, जैसे EU का है तो EU में आई थिंक OECD के मेंबर है आई थिंक, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट होता है। तो इसकी जो स्थापना, अब यहाँ पर देखना, आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसकी जो स्थापना की गई थी आर्थिक प्रगति और विश्व में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अधिकांश सदस्य उच्च आय वाले इकोनॉमी वाले हैं। अब यहाँ पर देखना, उच्च आय वाले इकोनॉमी वाले जिनके मानव विकास यानी HDI बहुत ज़्यादा है, वो अपना इंडिया का तो है नहीं, इंडिया अपना आता है मध्यम में। तो और यहाँ कैसे सही है? उच्च। यूपीसी यहाँ पर कुछ पूछ ले मध्यम या निम्न, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये उच्च आय वाले हैं, निम्न आय वाले नहीं है। एक तो याद रखना। अगर मैं ये स्टेटमेंट ऑप्शन देता हूँ कि भाई OECD के बारे में बताने के लिए, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि निम्न आय वाले देशों की इकोनॉमी जिसका मानव सूचकांक ठीक नहीं है और निम्न है, उनके लिए ये काम करता नहीं, यानी ये अमीर लोगों के लिए, अमीर जो देश है उनके लिए काम कर रहा है। रिपोर्ट एक OECD बेहतर लाइफ इंडेक्स, यानी बेहतर लाइफ इंडेक्स, इसका मतलब बेटर, यानी सॉरी बेटर मतलब बेहतर, आप ये इस तरीके से याद रखते हो, बेहतर लाइफ इंडेक्स यानी बेहतर है तो कहीं ना कहीं उच्च इनकम होगी, तो उनके मतलब कहीं ना कहीं ये इनसे रिलेटेड है। फिर एजुकेशन में ये आप ये देख सकते हो, फिर एम्प्लॉयमेंट आउटलुक, ठीक है, ये देख सकते हो। ये आप बेटर लाइफ इंडेक्स, इसको आप देख लेना, यानी इसका जो मेन है, इसकी वजह से इंडिया इसका मेंबर नहीं है। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ईरान न्यूज। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो ईरान के बारे में मुझे जहाँ तक लगता है अब की बार यूपीएससी शायद ही 2026 में क्वेश्चन पूछे, अगर पूछेगा तो वो 2027 में पूछेगा, ठीक है। जैसे यूक्रेन की सीमा पूछा था 2023 में, और वो न्यूज़ में 21-22 में था। तो मुझे लगता है यूपीएससी वालों को पता है कि भाई क्वेश्चन अभी सब स्टूडेंट उनको याद होगा, सबको याद होगा कि ये न्यूज़ में, अब 1 साल बाद में सब धीमा पड़ जाएगा, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर बहुत सारे जिन्होंने रिवीजन किया उनके याद हो जाएगा, दूसरों का गलत हो जाएगा। ये यूपीएससी का रहता है, मैंने आपको बताया था प्लस माइनस का यूपीएससी का रहता है, ठीक है। जैसे अभी जो न्यूज़ है वो कहीं ना कहीं लास्ट ईयर में पूछ लेंगे, जैसे अभी 25 वाली कुछ न्यूज़ थी तो अभी 26 में पूछ लेंगे, यानी थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है, उसके बाद पूछ लेते हैं, यानी सब कुछ मामला शांत हो जाता है, उसके बाद यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी सकता है, ऐसा भी जैसे नाटो न्यूज़ में था तो नाटो का क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने, बट फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कैस्पियन सागर, ये इधर ऊपर आता है, आपको पता था तारीख वाला, तो तारीख में कहीं ना कहीं ईरान आता है, ई आता है, ठीक है। तो आपको एक तो ईरान का ध्यान रखना, आई आता है, तो ईरान कैस्पियन सागर की जस्ट नीचे आपको ईरान देखने को मिलेगा। अब यहाँ देखना, ये नला पाकिस्तान है इधर पे, इधर अपना भारत है प्यारा, ठीक है। इधर अफगानिस्तान आता है, इधर तुर्कमेनिस्तान आता है। देखो तजाकिस्तान भारत के ऊपर है, तजाकिस्तान नहीं है, ध्यान रखना। ताज कहाँ है? ताज भारत के ऊपर है, तो तजाकिस्तान कहाँ है? ऊपर है भारत के। तुर्कमेनिस्तान थोड़ा सा इधर है, तो यहाँ से यूपीएससी तुर्कमेनिस्तान के जहाँ तजाकिस्तान दे सकता है, तो आपको गलत करना है ईरान से संबंधित अगर क्वेश्चन दे तो। एक अ से अजरबैजान, अ से आर्मीनिया और अ से अफगानिस्तान, यानी 3 अ आ जाते हैं। देखो 3 अ और 3 अ ऐसे इस तरीके से लिखते हैं, तो 3 अ कौन से? एक तो भैया अजरबैजान है, एक आर्मीनिया है और एक अफगानिस्तान है, ठीक है। ध्यान रखना जॉर्जिया नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ आपको पता तुर्की और इराक, यानी ये तुर्की वाला, ये इराक वाला पार्ट है, यानी एक ईरान का एक और भाई है जिसका नाम है इराक, ठीक है, ये भी मुझे याद हो गया। एक इराक के बगल में है तुर्की, ठीक है, ये भी याद हो गया। अब इधर फारस की खाड़ी आती है, इधर ओमान की खाड़ी, इधर अपना फिर भारत वाला पार्ट आ जाता है। ध्यान रखना सीरिया नहीं है, ईरान से कनेक्ट सीरिया नहीं है, इधर इराक आ जाता है, इराक के बाद सीरिया आता है, तो कहीं ना कहीं बीच में कौन आ रहा है? इराक साहब आ रहे हैं, तो इसके मतलब यानी ईरान का भाई आ रहा है बीच में, तो इसका मतलब सीरिया नहीं है। तो ये आपको मैपिंग अभी आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ, मतलब इजी है, इतना ज़्यादा लोड लेने की कोई है नहीं, बस अगर आप सिंप्लिसिटी के साथ पढ़ोगे, कुछ आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, कुछ ट्रिक्स रूल से याद करोगे तो बात बन जाती है, ठीक है। हाँ, हर चीज़ याद नहीं हो सकती, मैं मान सकता हूँ, बट फिर भी अगर आप थोड़ा दिमाग की कोशिश करोगे तो बहुत सिंपल चीज़ें याद हो जाती है। जैसे मैंने आपको 3 अ बताए, तो आपको सीधा याद रखना, एक अफगानिस्तान है, एक अजरबैजान है और एक आर्मेनिया है, ठीक है। 3 तो मेरे को यह याद हो गई, ठीक है।
उसके बाद एक इसका भाई है इराक, ठीक है, 4 नंबर ये हो गया। उसके बाद इराक के बीच में एक और है तुर्की साहब, बस ये याद रखना है तुर्की का, 5 नंबर हो गया। अब मेरे को एक याद रखना है जो टी पे आ जाता है, नहीं ताज नहीं है, सिर्फ तुर्कमेनिस्तान है। कौन सा है? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान मेरे को याद आते ही देखो, जो उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अगर आप देखोगे तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इनमें से अगर आप देखो सिर्फ एक ही देश है तुर्कमेनिस्तान, जो एक कैस्पियन सागर से भी कनेक्ट होता है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, तुर्कमेनिस्तान है ना कि तजाकिस्तान है। यहाँ से यूपीसी कंफ्यूज कर सकता है, क्वेश्चन ये दे दे तजाकिस्तान, नहीं तजाकिस्तान ईरान से नहीं, तुर्कमेनिस्तान है। फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो आपको पता ही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये वाला ईरान का पार्ट है इधर वाला, ठीक है। अब मैं थोड़ा मतलब अनुमान से अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है, ये पार्ट है, ठीक है। अगर आप देखोगे जैसे ये वाला पूरा इस तरीके से ऐसे करके इस तरीके से पार्ट बना हुआ है। अगर आप देखो तो यहाँ पर पी है, इधर अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, इधर आपको आता है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान नहीं है, अभी भी बता रहा हूँ, ये कैस्पियन सागर है। अब यहाँ पर आप देखो कैस्पियन सागर के ऊपर अजरबैजान है, इधर अर्मेनिया है, फिर आता है तुर्की और फिर आता है इराक। सीरिया इधर थोड़ा सा रह जाता, तो सीरिया नहीं है, ध्यान रखना, तुर्की और इराक इधर आपको देखने को मिलेगा, ये ईरान के बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। अब याद हो गया। अब हमने आपको नीचे बताया कि ये फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। अब मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ, जैसे आपने ये ईरान वाला जो पार्ट देखा ना, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ये है ओमान की खाड़ी और ये है अदन की खाड़ी, यानी यमन वाला पार्ट, ये ओमान है और ये यमन है, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये फारस की खाड़ी है और इधर है रेड सी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज होने में ये की चांस हो सकता है कि ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, ये आपको ध्यान रखना। फारस की खाड़ी, ओमान की, यानी ऊपर वाले देखो पर्शियन और ओमान की खाड़ी में कौन सा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, आपको ये ध्यान रखना है। अब नीचे में अगर आप देखो रेड सी और अदन की खाड़ी के बीच में आपको आता है बाब अल मंडेव जल मंडब्रू, यानी स्टेट कौन सा है? बाब अल मंडेव। तो ये कौन सा है? ये रेड सी और अदन की खाड़ी में, ये ध्यान रखना। यहाँ ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इधर पोर्शन में, ठीक है। और इधर आपको देखोगे तो ये आपको स्टेट ऑफ हार्मोज देखना। अभी जो न्यूज़ में है, वैसे दोनों न्यूज़ में है, बट सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है वो है स्टेट ऑफ हार्मोज वाला। अब कहाँ पर है आपको पता है? ये ईरान है। तो ये वाला जो फारस की खाड़ी है, अब फारस की खाड़ी में मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेंटरशिप बैच में आपको पहले PDF करवा दी थी। कितने 6 कंट्री थे जो मैंने आपको बताई थी, याद करो आप, मैंने किसकी बताई थी? खाड़ी सहयोग परिषद के, ठीक है। तो खाड़ी सहयोग परिषद वाले जो 6 कंट्री थी, उसमें से 2 और कंट्री जोड़ते आपकी क्या बन जाती है? फारस की खाड़ी, यानी 8 कंट्री है वो फारस की खाड़ी है। कौन कौन सी है अभी दिमाग में याद कर लेते हैं। अभी मैं फारस की खाड़ी की जो 6 कंट्री बताऊंगा, उसके बाद में आपको सिर्फ ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप देखो, जैसे मैं आपको इधर वाला पार्ट में थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। अगर आप देखोगे ये वाला पार्ट एक इधर है, ये वाला इधर, ठीक है, ये आता है UAE और इधर आता है सऊदी अरब वाला, ये पूरा पार्ट आ जाता है, ठीक है। अब छोटे छोटे देश है, एक आपको बहरीन देखने को मिलेगा, इधर कुवैत देखने को मिलेगा, ठीक है। इधर बहरीन का ये वाला थोड़ा सा पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कतर का। तो इधर आप देखोगे ये UAE का, इधर आपको ओमान का और ये यमन आ जाता है। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले हमने ध्यान रखना कतर, मैंने आपको याद करने की कोशिश करी थी, कतर और कुवैत 2 एक साथ नाम है, ठीक है। अब देखो खाड़ी के भी याद हो जाएंगे और आपको किसके भी याद हो जाएंगे? फारस की खाड़ी भी याद हो जाएंगे। कैसे याद होगा अभी आप दिमाग में लगाओ वापस। पहले अपन खाड़ी देखते हैं, खाड़ी सहयोग का, ठीक है। खाड़ी सहयोग में 6 कंट्री है, ठीक है, 2 ऐड करेंगे तो फारस की खाड़ी बन जाएगी। खाड़ी परिषद में अगर UPSC प्रीलिम 2016 में पूछा था, आपके बार क्वेश्चन 100% पूछने के चांस है खाड़ी वाले में। तो आपको एक याद रखना कुवैत और एक याद रखना है कतर। तो दोनों क के भी नाम याद हो गया, ठीक है। एक आपको याद रखना है, फिर नीचे आ जाता है UAE और सऊदी अरब। तो ये भी आपको दोनों ध्यान रखना है, सऊदी अरब, ठीक है, यानी संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, ये भी दोनों एक तरह से सेम नाम है, स से सऊदी, स से संयुक्त, ठीक है। अब यहाँ पर आता है 2 4 होगी। अब आपको एक याद रखना O और B, यानी ओमान और बहरीन, ठीक है, ओमान और बहरीन। अब ये क्या हुआ? ये होगी फारस की खाड़ी के 6 देश। अगर मैं इनमें से 2 देश ऐड करूं, 2 देश कौन है? वो भी दोनों एक सेम है, दोनों भाई है, ईरान और इराक, तो बन जाती है क्या? बन जाता है फारस की खाड़ी। बहुत सिंपल था, आई थिंक, मुझे लगता है बहुत याद हो गया होगा। बस आपको याद रखना है यमन नहीं है, यमन नीचे आ जाता है, ये ध्यान रखना। O भी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। फिर आता है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की राजधानी आप देखो नुक है, डेनमार्क के अधीन है। अब आपको, अगर आप यहाँ पर, मैंने वर्ल्ड मैप अगर ऐड नहीं किया है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जैसा तैसा बने पर बना लेता हूँ, है ना।
ये है नॉर्थ अमेरिका यूएसए वाला पार्ट, इधर कनाडा आता है। कनाडा के ऊपर इधर वाला पोर्शन में देखोगे यहाँ एक आता है बेफिन की खाड़ी, इधर आपको देखने को मिलेगा ग्रीनलैंड। तो आपको तो लग रहा है कि यार ये तो कहीं ना कहीं अमेरिका की उसमें यूएसए वाला नॉर्थ अमेरिका की महाद्वीप में, बट अगर आप देखोगे यूरोप का इधर डेनमार्क मिलेगा, तो डेनमार्क के अधीन ग्रीनलैंड है। यानी भौगोलिक दृष्टिकोण से भले वो यूएसए पे महाद्वीप में है, बट अगर अधीन किसके बोले तो डेनमार्क के अधीन है। अभी यूएसए ने बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम डेनमार्क को सॉरी ग्रीनलैंड को 2 मिनट में निकाल मतलब ले लेंगे, ठीक है। तो फिर पूरा यूरोपियन यूनियन पूरा एक तरह से इकट्ठा हो गया था कि हम कैसे ले लेंगे इस तरीके से। तो भौगोलिक क्षेत्र है वो यूएसए इनके नज़दीक ज़्यादा है, पूरा बर्फीला क्षेत्र है, आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हमने अभी ऊपर पढ़ा था ईरान का। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ईरान का अगर पढ़ा था तो कहीं ना कहीं न्यूज़ में भी बहुत सारी जो प्रभावित क्षेत्र न्यूज़ में भी रहे थे। जैसे आपको यहाँ पर बताऊँ, जैसे ये ईरान है, ईरान की राजधानी वो तेहरान है, ठीक है। यानी ईरान है वो अभी तैर रहा है बहुत ज़्यादा, क्या किसकी वजह से, ऑयल की वजह से, ठीक है। तो एक तो ये मैंने याद रखा। एक आप याद रखो आवाज़, यानी आवाज़, आवाज़ कहाँ आ रही है, ईरान में आ रही है, ठीक है। एक आपको याद रखो आपका मसहद, मसयाद का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हो, ये थोड़ा अफगानिस्तान के बॉर्डर की तरफ को देखने को मिलेगा, यानी अफगानिस्तान के बॉर्डर की तरफ देखने को मिलेगा। मकसद क्या है आपका, तो कहीं ना कहीं ये मसहद इस तरीके से याद रखते हो। फिर आता है इस्फहान और करज। देखो एक करज है एक जरंज है, ये ध्यान रखना। जरज है वो अफगान में है, अफगानिस्तान में, और करज है वो कहीं ना कहीं किसका है, ईरान में है। जरज का मेरा एक दोस्त है अफगानिस्तान का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस तरीके से आपको दिमाग में मतलब एक तरह से याद करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी कहीं ना कहीं एक तेहरान आपको याद रखा, कैपिटल आ गई, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है मसद है, ठीक है ना, मकसद क्या है। फिर आता है इस्फहान और एक आता है करज, और एक आपसे मैं पूछूं जरज, तो वो आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा, करज है वो ईरान में देखने को मिलेगा। फिर आवाज़ ये आपको याद रहेगा। फिर आता है बुशहर, यहाँ पर यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और यहाँ से अभी अमेरिका ने बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बमबारी की थी, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ में आपको ईरान वाले पार्ट को आपको याद रखना है, तेहरान, मसहद, इस्फहान, करज, आवाज़, बुशहर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखो ये इसकी राजधानी, तो ये तो 100% आपको याद है। आवाज़ भी मैंने आपको 100% याद है, अभी अब कभी नहीं भूलोगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना मसहद, एक और याद रखना बंदर अब्बास, ठीक है। ये फारस की पहाड़ी में एक आपको ध्यान रखना है, बंदर अब्बास पोर्ट देखने को मिलेगा। और इधर जो न्यूक्लियर पावर है वो बुशहर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट है वो है सीरिया। अब ये सब मिडिल ईस्ट का न्यूज़ में इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, यहाँ से यूपीएससी ने पहले भी पीवाई क्वेश्चन पूछा, जैसे एलोपो, तो ये पीवाई की 2018 में आई थिंक क्वेश्चन पूछ रखा, एक और वापस आई थिंक 2022 में उन्होंने पूछा था वापस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है सीरिया का जो राजधानी है वो आपको याद रखनी दमिश्क। फिर आता है ये पीवाई क्यू में आपको पता है अलेपो, अलेपो यूपीएससी ने क्वेश्चन पहले पूछ रखा है। फिर आता है हामा। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ याना कहाँ है, या यामा, याना यामा कहाँ है, तो आपको पता है यमन में, ठीक है। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, वो साना था, ध्यान रखना याना नहीं था, क्या था, साना था। और ये क्या है, हमा है, तो हमा कहाँ है, हमा सीरिया में, और दर्रा भी कहाँ है, सीरिया में। देखो दर्रा, इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक आता रक्का, रक्का ये कहाँ है, ये भी सीरिया में। तो आपको एक तो कैपिटल तो 100% न्यूज़ में रहती है, जैसे अपने इंडिया की कैपिटल एनी टाइम न्यूज़ में रहती है दिल्ली, तो वो और भी देश के जो लोग हैं उनको तो पता होगा इंडिया की राजधानी नई दिल्ली है। तो अपने को भी याद रखना है ना मिडिल ईस्ट की राजधानी में किसकी किसकी कौन कौन से देश की राजधानी है। तो एक आता दमिश्क, तो दमिश्क आपको सीधा याद रखो कि सीरिया की राजधानी है, ठीक है। फिर अलेपो, ये यूपीएससी ने पीवाईक्यू में 2018 में पूछ रखा, तो अलेपो भी कहाँ आता है, सीरिया में। फिर आता हामा, और फिर आपके बाद में दरा और राका, यानी ये तीन आपको याद रखना, छोटे छोटे हैं, यानी हामा, दरा और रक्का, ये आपके 2-3 किसी भी तरीके से आप कैसे भी ट्रिक से याद रख सकते हो, ठीक है। ये आपको सीरिया में देखने को मिलेगा। अब है लेबनान। अब कल परसों ही अगर आप देखोगे तो लेबनान की राजधानी बेरूत में और टायर में कहीं ना कहीं इन्होंने इजराइल ने बहुत ज़्यादा बमबारी की। तो आपको पता है कि बेरूत में अगर आप देखोगे तो 2-3 साल पहले एक और बहुत ज़्यादा एक पेट्रोलियम से ऑयल से भरा कहीं ना कहीं विस्फोट हुआ था, अगर आपको याद होगा किसी को, तो वो भी बेरूत की लेबनान की राजधानी बेरूत में। अब ये जैसे लेबनान कहाँ पर आपको देखने को भूमध्य सागर के जैसे बगल में और इजराइल के जस्ट ऊपर है वो लेबनान है, जहाँ पर वो एक हिजबुल्लाह कौन सा आतंकवादी संगठन है वहाँ पर इनका इजराइल बोलता है इस तरीके से, ऐसे कि वहाँ पर उनका पूरी तरीके से एक तरह से गठबंधन बना रखा है, यानी संगठित हो रखे हैं वहाँ पर लेबनान में, ठीक है। तो उनका टारगेट क्या है, उनको मारना। बट वहाँ उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो और भी जो जो उनके क्षेत्र के आसपास जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, ठीक है। अब आपको इसकी लोकेशन याद रखनी, बेरूत को आपको याद रह गया, ठीक है। टायर अगर आप देखोगे तो टायरे देखो, ये देखो टायर, यहाँ पर स्पेलिंग ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको शोर भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों नाम है इनके, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखना
ये आपको मैं बताता हूँ, जो टायर वाला क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा न्यूज है। तो देखो जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले पूछा था टिग्रे, तो वो कहाँ था, वो आपको पता है इथोपिया में। तो एक और आता है टायर, तो ये कहाँ आपको, तो ये लेबनान में। फिर आता है बालबेक, नबातिये, और एक आता है कफर रमान। अब देखो रमान है और इधर रफ़ा है, रखा, ठीक है, आई थिंक रफ़ा नहीं है, रखा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, तो मैंने क्या किस तरीके से याद कर रखा। देखो एक तो मेरे को पता है कि लेबनान में, मेरे को पता है, जैसे अगर आप कोई अल जजीरा न्यूज़ देखते हो कोई, ठीक है, कौन, अल जजीरा न्यूज़ देखते हो, तो वहाँ से आपके बहुत ज़्यादा कवर हुआ होगा। अगर आप कहीं देखो, जैसे आप क्या करना, ऐसे करना चैट जीपीटी पे जाके, वहाँ पर भी आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि मेरे को इस तरीके से जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्री में जो भी प्रभावित जो क्षेत्र है, अल जजीरा की न्यूज़ में डाल के, और उसमें से आप उस तरीके से याद करने का तरीका आप ढूंढ सकते हो, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। और मैं तरीका आपको याद करवाने का तरीका देखा बता रहा हूँ कि आपको एक तो पता है बेरूत है, वो किसकी, लेबनान की राजधानी है, ठीक है, ठीक है, आपको ये याद रखना। टायर कहाँ मिलते हैं, आप याद रखना, टायर लेबनान में मिलते हैं, ठीक है। और बाल बेक आपको याद रखना है, बाल बेक यानी बालों का बैंक कहाँ है, बैंक कहाँ है, तो ये इस तरीके से याद रखो, बालों का बैंक कहाँ है, तो कहीं ना कहीं लेबनान, ये तीन याद हो गई। फिर सेदा या सिडोन, ठीक है, ये आपको याद रखना, सेदा और सिडोन ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, सिडोन और सेदा, ठीक है। या नबातिये और कफर रमान यानी कफर रमान, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको लेबनान की कंट्री याद रखना। देखो मेरे को 2-3 याद रहती है, और उसके बाद मैं आपको वापस ट्रिक से याद कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आपको मेरे को पता है कि बालबेक और नबातिये और कफर रमान, ये तीनों मेरे को कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो सकती है, तो मैंने ऐसे याद रखा है, बालबेक, नबातिये, कफर रमान। अब मैं वापस मैप में देखता रहता हूँ कहीं ना कहीं, तो अब मेरे को दिमाग में सेट हो गया। अब जैसे मेरे को आपको सीरिया का हमा पूछोगे, तो कहाँ पर आपको, मैं थोड़ा नॉर्थ की तरफ बीच में जाऊँगा, तो वहाँ पर हमा मतलब क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके से मैंने लोकेशन याद कर रखी। अब आता है ईरान का भाई, एक और आता है इराक। इराक की राजधानी क्या है, बगदाद। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, बगदाद घोषणा किससे रिलेटेड है, कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी। अभी हमने ऊपर रीड किया था ओपेक, किसी को अगर याद हो तो, कब, 1960 में। तो इस तरीके से आपको सब एक तरह से उनके आसपास संबंध रिलेटेड, मतलब एक तरह से संबंध बनाने हैं सबके साथ में। अच्छा इनके साथ में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये एपेक की स्थापना कब हुई, तो आपको मैंने बताया था 1991 में क्या भारत में उदारीकरण का दौर आया था। तो 1989 यानी 2-3 साल पहले 1900 यानी 89 में क्या है, एपेक की स्थापना की गई थी। तो इस तरीके से याद रखना। एपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सिंगापुर में है। ओपेक का कहाँ है, तो वियना, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इस तरीके से याद होना चाहिए। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछे बगदाद घोषणा कहाँ, तो मेरे को लगता है आप 100% सही कर दोगे, ठीक है। बगदाद है वो इराक की राजधानी है। मोसूल है, यहाँ से भी यूपीएससी ने आई थिंक 2018, मुझे कंफ्यूज है, 18 वाला ये पूछा था। अलेपो सीरिया का 2022 में, या पहले कोई क्वेश्चन पूछा 19 में, कहीं क्वेश्चन पूछ रखा है, यानी अलेपो है वो सीरिया में है, वो क्वेश्चन पूछ रखा है। अब मोसूल का भी यूपीएससी ने पूछ रखा है। अब यहाँ आपको मोसूल या किरकुक का कहीं ना कहीं यूपीएससी पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछ रखा है, इनका तीनों का, ठीक है। तो आपको मोसूल, किरकुक, ये दोनों 100% याद होने चाहिए, और यहाँ से यूपीएससी ने इन दोनों में से क्वेश्चन कहीं ना कोई पूछ रखा है क्वेश्चन। तो मोसूल और किरकुक कहाँ है, तो इराक में है, ध्यान रखना। जैसे मोसूल, किरकुक, अब किरकुक इधर ऐसा भी लिखा होता है, कभी कभी किरकुक इधर भी इस तरीके से लिखा होता है, ध्यान रखना थोड़ा सा, किरकुक इस तरीके से। तो आपको याद रखना किरकुक और मोसूल कहाँ है, इराक में है। फिर आता है बसरा। अगर आप देखोगे तो कोई अगर वो एक कौन सा है, बसरा सिनेमा है, बसरा सिनेमा कौन सा है, तो वो बसरा सिनेमा इराक से लाया गया है, ठीक है। जो जीटीबी नगर, मुखर्जी नगर में, अगर आपको पता होगा, मैं भूल गया नाम, बसरा इस तरीके से नाम है, ठीक है। फिर आता है फलूजा, जो आपको आइसक्रीम वाला फलूजा है, वो कहाँ से आपको मिलेगा, वो इराक में मिलेगा। फिर नजक, अब आपको फलूदा मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, इराक में मिलेगा। बसरा आपको सिनेमा पता ही, आपको कहाँ है, जीटीबी नगर, वो कहाँ से हमने वहाँ से उनका नाम कहाँ से लाया, इराक से लाया। मोसूल और किरकुक को आप तो पता ही है, बगदाद उनकी राजधानी, आपको याद हो गया होगा। अगर आपको अच्छे ढंग से नहीं याद है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग देख लेना, वापस देखना, क्लास देख लेना। फिर है I2U2। अभी आई के दो नाम हैं, एक तो है आता है इंडिया, ये ग्रुप है, और एक आता है इजराइल, ठीक है। अब दोनों आई पे नाम है, तो दो बना के यानी दो है, ठीक है। दो यू के नाम से, एक आता है UAE और एक आता है USA, तो U2 बना दिया, यानी भारत और इजराइल और USA UAE। अब ये किससे रिलेटेड है, व्यापार में आर्थिक साझेदारी और पारंपरिक हितों को साझा क्षेत्र पर चर्चा करना। बस अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इनका पूछेगा, कार्य पूछेगा, उद्देश्य लगभग सही देगा, ठीक है। फिर अब देखो इजराइल और फिलिस्तीन में क्यों करवा रहा हूँ, मैंने आपको वही चीज़ वापस बता रहा हूँ, प्लस माइनस वाला। अब आपको बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, यूपीएससी वालों को पता होगा, इजराइल का अब ठीक है, फिलिस्तीन वाला इतना धीरे धीरे कम हो गया। अब मैं यूपीएससी वालों को क्वेश्चन पूछ सकता हूँ स्टूडेंट को, क्योंकि वो 2-3 साल पहले से ही पढ़ रहे हैं बेचारे, अब उनको दिमाग में नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। इजराइल बॉर्डर से यूपीएससी ने 2003 में क्वेश्चन पूछ रखा है,
कब? 2003 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। जैसे आप यहाँ पर देख लेना, जैसे ये आप देख सकते हो 2003 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। ये मैंने इसको वापस थोड़ा सा एक लिख रखा है, ये थोड़ा इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, इजराइल और फिलिस्तीन का आपको थोड़ा सा देखोगे, इजराइल और फिलिस्तीन है क्या, किसी बहुत सारे स्टूडेंट को आई थिंक पता भी नहीं होगा। देखो इजराइल है वो एक तरह से इनको यूएसए सब बड़े जो लोग हैं वो बड़े कंट्री, वो इजराइल को एक देश मानती है। फिलिस्तीन को जो मुस्लिम लोग हैं ना, वो क्या मानते हैं कि फिलिस्तीन एक देश है। वैसे अगर देखा जाए तो एक इजराइल एक ही देश है और फिलिस्तीन एक तरह से पार्ट है। बट एक अगर आप देखोगे 1948 में आई थिंक इनके इजराइल आज़ाद हुआ था, और भारत से 1 साल बाद में। अगर आप देखोगे उससे पहले फिलिस्तीन यानी मुस्लिम लोग रहते थे, पर जो यहूदी लोग हैं वो यूरोप से यहाँ से आके यहाँ पर बस गए थे, और उनके बाद में उनके इनके पावर आ गई थी और यहाँ पर इन्होंने इजराइल बचा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप इजराइल पहले सबसे पहले बॉर्डर देखो, जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो ये गोलान हाइट्स है, यहाँ से यूपीएससी ने 2015 का क्वेश्चन पूछा है। कैसे पूछा? ये पहाड़ी क्षेत्र है। जैसे ये कौन से है? इधर आता है सीरिया, इधर आता है सीरिया, ठीक है। इधर आता है लेबनान, अभी हमने डिस्कस किया था लेबनान, जहाँ पर बाल मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना, जब बाल मिलते का मतलब रियल में बाल नहीं मिलते, मैंने आपको बाल बैग की तरह याद कराने की कोशिश करी थी, ठीक है। अब ये लेबनान है, इधर सीरिया है। अगर अपना भारत का अगर मैप देखते हैं ना, ठीक है, तो इधर जो पाकिस्तान है और इधर जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है पीओके, इसी तरीके जैसे भारत और जो पाकिस्तान के बीच में जो जम्मू कश्मीर का विवाद है ना, इसी तरीके से एक और सीरिया और इजराइल के बीच में एक है गोलान हाइट्स पहाड़ी क्षेत्र है। क्या नाम है? गोलान हाइट्स। अब तो याद हो गया होगा। अच्छा आगे भी है, मतलब मुझे तो लगता है कि जम्मू कश्मीर के अलावा और तो कहीं नहीं होगा ऐसा सीन, बट ऐसा सीन और भी बहुत सारे में है, ठीक है। अगर आप देखोगे एक और है आर्मीनिया और उसके अजरबैजान के बीच में एक और है, ठीक है। वहाँ पर भी वो नाम नहीं आ रहा, खैबर ऐसा कुछ बहुत अटपटा नाम है, ठीक है। वो भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा था 23 में। तो आपको पता है गोलान हाइट्स का यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा, देखना आप कि गोलान हाइट्स के नाम से जाना वाला क्षेत्र निम्नलिखित में किस घटना से संदर्भित यदाकदा समाचारों में रहता है। अब यहाँ पर दिया देखो मिडिल ईस्ट, क्यों? क्योंकि यूपीएससी को पता है कि भाई मैं हम क्यों नाम लूँ, इजराइल का है, सीरिया का है, किसका है, ठीक है। तो यूपीएससी ने बोला ठीक है, ये भी लिख सकते थे वो अगर लिखना चाहे तो, कि इजराइल और सीरिया के बीच में विवादित क्षेत्र, ये भी तो लिख सकते थे, बट उन्होंने लिखा मिडिल ईस्ट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होगा कहाँ का है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है गोलान हाइट्स का, ठीक है। अब यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम 2015 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लेते हो कि ये तो भैया याद हो गया। उसके बाद एक और आता है गलील सागर, यानी एक लेक है गलील सागर, छोटा सा इजराइल का पार्ट है वो है। अब यहाँ पर आप देखते हैं मर्द सागर, मर्द है वो इजराइल और जॉर्डन के बीच में, तो यहाँ पर कौन सा एक देश आता है? जॉर्डन आ जाता है, ठीक है। इधर आ जाता है मिस्र। तो यानी जो 4 देश हैं वो कहीं ना कहीं इजराइल से कहीं ना कहीं एक तरह से बॉर्डर शेयर करते हैं। एक सीरिया आ जाता है, एक मिस्र आ जाता है, एक लेबनान आ जाता है और एक जॉर्डन आ जाता है। यानी आई थिंक आप, मुझे लगता है आपको मेरा जो पॉइंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। यानी जो 4 देश है वो इजराइल से बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर इस मैप में बताता हूँ, जैसे ये इजराइल का पूरा ये वाला पार्ट है। अब इधर वाले में भूमध्य सागर आ जाता, तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये हाइफा है, ये पोर्ट है, आपको यहाँ पर देख सकते हो, ये हाइफा इजराइल का एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है। और इजराइल की जो राजधानी है वो कौन सी है? जेरूसलम। अब आपको लग रहा है कि गाजा, वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन ये क्या है, एक हमास ये भी क्या है, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको ये इसका मर्द सागर का आपको याद हो गया होगा, इजराइल और जॉर्डन, ठीक है। ये जॉर्डन देश आ जाता है, इसके बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें क्या है। जैसे अगर आप फिलिस्तीन देश को अगर जो मुस्लिम कंट्री अरब लीग मानती है कुछ कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मुस्लिम लोग रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर जेरूसलम का देखोगे तो यहाँ पर देखो मुस्लिम, यहूदी, ईसाई सब मतलब इनका जो धर्म है, यानी एक तरह से बहुत धार्मिक केंद्र है, लगभग सबका है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखना ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट यानी जॉर्डन की इस साइड वाला पार्ट, तो ये इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक, एक क्षेत्र है। और इधर आप देखोगे भूमध्य सागर की तरफ देखोगे तो गाजा, ये इतना क्षेत्र, तो इन दोनों का अधिकार था, ये बोलते थे फिलिस्तीन। इसको क्या बोलते हैं? ये दोनों, इस दोनों का अलग अलग पार्ट है, ध्यान रखना। जैसे अगर पहले अगर 1971 में देखें पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान इस तरीके से, तो बीच में क्या इजराइल आ जाता है। तो इसी तरीके से अब इन्होंने क्या कर रखा है फिलिस्तीन वालों ने, यहाँ से और यहाँ से दोनों में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं क्या है, वेस्ट बैंक है, ठीक है। सॉरी, इधर आप वेस्ट बैंक देखने को मिलेगा, इधर गाजा देखने को मिलेगा, और ये दोनों किसके पार्ट है? ये है फिलिस्तीन के पार्ट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसकी पार्ट है? फिलिस्तीन के पार्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो इन दोनों को मुस्लिम कंट्री क्या बोलती हैं? फिलिस्तीन देश है, कि भाई अपना ये फिलिस्तीन देश है। अब यहाँ पर आप देखो, जैसे ये मैंने आपको बता दिया,
अब यहाँ पर फिलिस्तीन को कौन कौन से देश मानते हैं, अगर आप देखोगे ये वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर अपना दावा करते हैं कि ये हमारा देश, सॉरी हमारा क्षेत्र है और हम इसको एक तरह से फिलिस्तीन देश मानते हैं। अब इसको आंशिक रूप में यानी बहुत छोटे रूप से मान्यता प्राप्त राष्ट्र है और अरब राज्य लोग इसको एक तरह से सदस्य मानते हैं। अब भारत क्या मानते हैं, भारत ये बोलता है कि भाई ये एक तरह से दो राज्य हैं उनकी बात में, जैसे यहाँ पर लिखा होगा वहाँ पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। जैसे यहाँ पर देखो टू स्टेट सॉल्यूशन के बीच किसकी गतिविधियों के संदर्भ में आता है, इजराइल। अब यहाँ पर उन्होंने ये कहीं दे नहीं रखा है किसका, फिलिस्तीन का। तो इजराइल और फिलिस्तीन को क्या बताया वह भी देखो, जैसे यहाँ पर एक फिलिस्तीन मुक्ति संगठन और इजराइल के बीच में जो एक तरह से समझौता हुआ था वो भी अपन डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, यानी फिलिस्तीन और इजराइल को किन्होंने बहुत सारे देशों ने क्या, दो राष्ट्र का बीच में एक तरह से सॉल्यूशन, यानी दो राष्ट्रों यानी दो राज्यों के बीच में इनका विवाद है, ठीक है, इस तरीके से। अब इनको ध्यान में रखना, जैसे ये वाला जो क्षेत्र है और ये वाला जो क्षेत्र है ये एक तरह से फिलिस्तीन के पार्ट में आ जाता है और इधर वाला पूरा पूरा पार्ट ये इजराइल का पार्ट में आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखना ये एक संगठन है हमास। अब फिलिस्तीनी सुन्नी मुस्लिम है, उनका एक आतंकवादी संस्था है हमास। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर भी जैसे हिजबुल्ला है, अगर आप देखोगे, ठीक है, अपने जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे जो संगठन थे, ठीक है, तो इसी तरीके से इनका भी एक संगठन है, आतंकवादी संगठन था जिसका नाम था हमास, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, गाजा। अब आपको पता है गाजा कहाँ पर है, जैसे ये वाला पार्ट है, ये गाजा है, कौन सा, ये वाला पार्ट कौन सा, गाजा है, और इधर वेस्ट बैंक। तो ये गाजा से इधर से कहीं ना कहीं हमास संगठन थे और वेस्ट बैंक में भी चलता है। इसका जो हेडक्वार्टर वो गाजा में बना हुआ था, तो आपको याद रखना है गाजा। 1987 में मिस्र और फिलिस्तीन में कहीं ना कहीं इनके बीच में एक तरह से संगठन के रूप में इनका एक तरह से कनेक्टिविटी ज़्यादा कर रही थी। फिर आता है एक तरह फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, यानी बहुत सारे ऐसे संगठन आते हैं, ठीक है, तो उनका एक संगठन बनाया फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, यानी फिलिस्तीन को एक तरह से मुक्त करना। 1964 में कायरा मिस्र। अब देखो कायरा मिस्र क्यों है, क्योंकि अगर आप इजराइल के नीचे देखोगे तो मुस्लिम कंट्री है मिस्र, ठीक है, उसकी राजधानी कायरा में एक तरह से इन्होंने बनाई, संस्था बनाई PLO। अब ये अरब लीग सम्मेलन में स्थापना की गई थी। अरब लीग सम्मेलन जब हुआ था तो उसके समय में अरब लीग सम्मेलन आई थिंक 1973 में, तो ये खाड़ी सहयोग परिषद का है। अरब लीग सम्मेलन की भी ऐसी स्थापना है 1983 आई थिंक, ठीक है, एक बार देख लेना, 1983 या 73 के आसपास है। अरब लीग की स्थापना हुई थी, उस टाइम में इनकी फिलिस्तीन PLO की स्थापना की, कहाँ पर की, अरब लीग सम्मेलन में। फिर एक और आया राष्ट्रीय फिलिस्तीन अथॉरिटी। अब यहाँ पर हुआ एक ओस्लो समझौता, ये सबसे माउन इंपॉर्टेंट कि इस बात को हम सहमत हुए और 1994 में इस बात को कहीं ना कहीं ये बात ओस्लो समझौता हुआ। तो अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछे ओस्लो समझौता किससे रिलेटेड है, तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में यहाँ पर बात हुई किसकी, PLO यानी जो फिलिस्तीन मुक्ति संगठन और इजराइल की सरकार के बीच में क्या बात हुई कि हम 2 स्टेट समाधान को लेकर रहेंगे। मतलब इसको लेकर मतलब क्या बात हुई कि अपना जो फिलिस्तीन है हमारा गाजा और वेस्ट बैंक, उसमें हम अपन जो जिंदगी जैसे जी रहे हैं वो, और आप अपना क्षेत्र पे आप अपने काम पे करो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये ठीक है उनका हो गया। उसके बाद में थोड़ी थोड़ी इनकी लड़ाइयाँ होती रहती और 2021-22 में वो ज़्यादा हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यूपीएससी प्रीलिम 2023 में क्वेश्चन आया कि कथन 1 कथन 2, इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के राजनीतिक संबंध बनाए। हो सकता है इजराइल के साथ जॉर्डन के साथ अच्छे ठीक ठाक संबंध है, ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है ये अरब राज्य है, जॉर्डन भी अरब राज्य है, तो यहाँ से राजनीतिक संबंध स्थापित कर सकता है, मिस्र के साथ भी कर सकता है, किसी के साथ में, किसी एक मुस्लिम देश से कोई कनेक्ट हो सकता है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इससे भी हो। तो इससे मुझे नहीं लगता कि ये कुछ स्टेटमेंट गलत हो सकता है, यानी कुछ का मतलब एक स्टेटमेंट, एक भी अगर स्टेट है तो कहीं ना कहीं वो बात राइट होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट राइट है। अब देखना अरब शांति पहल, सऊदी अरब की मध्यस्थता, यानी सऊदी अरब ने मध्यस्थता कराई है और मतलब सऊदी अरब एक तरह से दलाल के रूप में बैठा है और इजराइल और अरब लीग के बीच हस्ताक्षरित हुआ है। ऐसा कोई ऐसा न्यूज़ में ना था और ना कभी ये करेंगे इजराइल वाले, ठीक है। तो ये एक पहला स्टेटमेंट राइट है और दूसरा सीधा अपन राइट कर सकते हैं। फिर है यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भूमध्य सागर में निम्नलिखित किन देशों की सीमा लगती है, यूपीएससी प्रीलिम 2017 में पूछा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर आप भूमध्य सागर में लगभग 21 कंट्री है, बट आपको मैपिंग का पता है कि ये वाला इधर अफ्रीका का पार्ट है, ठीक है, इधर एशिया का पार्ट है और इधर यूरोप का पार्ट है, बीच में भूमध्य सागर आता है। बट आपको इतना तो पता है ना कि इजराइल और लेबनान तो आता ही आता है, ठीक है। तो आपको पता है कि लेबनान तो 100% है, 3 पक्का राइट है। सीरिया कहाँ है और जॉर्डन आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, आपको पता है उससे पहले इजराइल आता है। जैसे आप देखो जॉर्डन इधर है और बीच में कौन आता है, इजराइल आता है, फिर भूमध्य सागर आता है, तो जॉर्डन तो नहीं है, सीधी सी बात है भाई, इजराइल आ रहा है, फिर उसके बाद भूमध्य सागर, बीच में कौन आ रहा है, इजराइल आ रहा है, तो जॉर्डन तो 100% नहीं होगा। जॉर्डन एक नहीं है तो एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, मैं डी पे और ए पे मैं तो कट कर दिया, सीधी सी बात। 3 100% सही है, 3 कर दिया। अब मेरे को देखना 2 और 4। अब यहाँ पर देखो 2 और 4, मैंने आपको क्या बताया था
कि इजराइल के जस्ट ऊपर में आपको कौन सा देश देखने को मिलेगा, सीरिया। इराक अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया ईरान बताया, फिर इसका मैंने कहा इसका भाई है इराक। अब इराक के बाद सीरिया आता है, तो आप इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हो ना कि भाई सीरिया बीच में आता, फिर वो भूमध्य सागर आएगा, तो कहीं ना कहीं ये तो बीच में रह गया, तो भूमध्य सागर एकदम ऐसा तो नहीं कि छलांग लगा कि सही चला जाएगा, नहीं, तो कहीं ना कहीं ये इराक नहीं हो सकता। तो जैसे आपने इराक कनेक्ट कर दिया तो 1 और 4 आपको आंसर निकल सकता, सॉरी 3 और 4, ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल सकता था। और फिर इजराइल की बॉर्डर सीमा अभी आपको मैंने बताई 4 कंट्री है, जैसे ये इजराइल है, ठीक है, इधर क्या है लेबनान है, इधर क्या है सीरिया है, ठीक है, इधर क्या है जॉर्डन है, और इधर क्या है मिस्र है, और ये जो 4 देश है। और ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है 2026 में, ध्यान रखना। ये 2003 में पूछ रखा था, ये मैंने यहाँ पर 2023 लिख रखा है, सॉरी, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 2003 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखना, मैंने 2023 लिख दिया, 2003 में क्वेश्चन पूछ रखा है यूपीएससी, ठीक है। फिर एक आता है मिंडानाओ द्वीप। ये क्या है, ये फिलीपींस का एक दक्षिणी पूर्वी द्वीप है, इसके पास सुलू सागर और सेलेबस सागर है। जैसे अगर आप देखोगे दक्षिणी वाला जो क्षेत्र है अपने भारत के पास में, अगर आप यहाँ पर देखो ये फिलीपींस है, फिलीपींस के जस्ट नीचे में अगर आप देखोगे तो मिंडानाओ एक तरह से आइसलैंड है। अब यहाँ उसके जस्ट बगल में देखोगे छुल्लू और सेलेबस सागर है, ठीक है। इधर आता है साउथ चाइना सी। अब ये मैंने आपको आईआर वाले पार्ट में करवाया दिया था, अगर आपको याद हो तो पहले आईआर की जो क्लास ली थी उसमें से मैंने आपको याद कराया था। और इधर ताइवान है, तो ताइवान और फिलीपींस में एक बीच में आता है लुजोन स्टेट, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लूजोन है, ताइवान भी लूज है और फिलीपींस भी लूज है, कहीं ना कहीं चाइना को इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि लूजोन स्टेट कहाँ है, तो आपको पता है लूज कौन हो सकते हैं, लूज फिलीपींस भी है और ताइवान भी है, क्यों, क्योंकि चाइना को कंट्रोल नहीं कर रहे, तो इनके दोनों के बीच में लूजोन और ताइवान और फिलीपींस के बीच में कौन सा है, लूजोन स्टेट। फिर आता है अफगानिस्तान न्यूज में है, अफगानिस्तान में एक आता है वाखान कॉरिडोर। अब ये क्या है, ये पूर्वोत्तर अफगानिस्तान में एक संकरी पट्टी है जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में जो बदसकान प्रांत में, अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे बदसकान प्रांत का है तो अफगानिस्तान में, वखान बॉर्डर है तो वखान बॉर्डर में कौन सा, वखान बॉर्डर कौन से प्रांत में आता है, बदसकान में। अब ये कॉरिडोर सीन और सीन के सिंध पेगान प्रांत को जोड़ती है। जैसे आप यहाँ पर देखो ये चाइना है, इधर तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान से अगर आप देखोगे तो ये इधर अपना भारत आ जाता है, इधर आता है गिलगित ये बलिस्तान, और ये अफगानिस्तान, और ये इधर पाकिस्तान आ जाता है। और ये वाला जो आप पट्टी दिख रही है इस तरीके से इधर चाइना की तरफ जा रही है, तो ये वाला कौन सा है, ये है, इसको बोलते हैं, आपको ध्यान रखना, वखान कॉरिडोर। जैसे ये वाला अपना ये भारत है, इधर अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, और इधर चाइना है, और इधर तजाकिस्तान है। तो ये अफगानिस्तान में एक छोटी सी पहाड़ी क्षेत्र भी इधर जाती है, तो ये कहीं ना कहीं आपको चीन से कनेक्ट करती है, तो उसका नाम है वखान कॉरिडोर, ठीक है। उसके बाद आता है डूरन लाइन। तो डूरन लाइन में अगर आप देखोगे जैसे ये अफगानिस्तान है ना, ये पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं डूरन लाइन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा को कहीं ना कहीं डूरन लाइन बोलते हैं। फिर आता है खैबर पख्तूनवा प्रांत, ये भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर है। कहाँ पर है अभी आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो पाकिस्तान का पेशावर, इधर आपको देखोगे अफगानिस्तान का काबुल, इधर आपको बॉर्डर पे यहाँ पर भी पहाड़ी क्षेत्र है। अगर आप देखोगे जैसे मैंने आपको एक बताया था खैबर पख्तूनख्वा, यानी कहीं कहीं जो एक तरह से जो पुश्तो लोग हैं वहाँ पर यहाँ इनका अधिकार है, यहाँ पर भी इनके बीच में लड़ाई, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर का कैसे विवाद है, इसी तरीके से खैबर और पख्तूनख्वा प्रांत में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। 33 मील लंबा एक पहाड़ी दर्रा है जो अफगानिस्तान में काबुल और पाकिस्तान के पेशावर को सीधा जोड़ता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, हिंदकुश पर्वत क्षेत्र का एक पार्ट है, आपको ध्यान रखना खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पश्तून लोग रहते हैं, और अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अफगानिस्तान के लोग रहते हैं ज़्यादातर, तो इसकी वजह से अफगानिस्तान बोल रहा है कि हमारा है, पर पाकिस्तान बोल रहा है कि हमारा है, ठीक है। तो आपको बॉर्डर का ध्यान रखना है। अब प्रभावित क्षेत्र अफगानिस्तान अपने बगल में है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनके पहले बॉर्डर देख लेते हैं एक बार। देखो अगर भारत है वो पीओके के क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो भारत 106 किलोमीटर भारत अपने अफगानिस्तान से कनेक्ट होता है, बट वो अभी जो रीजन क्या है वो पीओके ने पाकिस्तान में उन्होंने कब्जा कर रखा है, नहीं तो भारत 106 किलोमीटर भारत अफगानिस्तान से बॉर्डर मतलब स्पर्श करता है। फिर इधर आता है चीन, ठीक है, ये तो आपको याद होगा, जैसे आपको मैंने बताया था ये वाला वखान कॉरिडोर। अब आता है तजाकिस्तान। देखो ताज भारत के ऊपर है तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की टच होगा। अब यहाँ पर ताज और एक और तुर्कमेनिस्तान यानी TT2 आते हैं, आपको याद कैसे करना है। फिर ऊपर आता है उज्बेकिस्तान, फिर आता है ईरान, फिर आता है पाकिस्तान, ये याद रखना है। ये अफगानिस्तान के बॉर्डर शेयर करते हैं।
अब यहाँ से देखना मजार शरीफ है, ये यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछ रखा है। कौन से प्रीलिम्स में 19-20 कभी देखोगे आप वहाँ से क्वेश्चन पूछ रखा है, 18, 19, 17 इसमें से पे। मजार शरीफ के बारे में अगर आप देखोगे तो ये आप देखो यहाँ पर है उज्बेकिस्तान की बॉर्डर पे, तो ये भी अफगानिस्तान में है। गजनी तो आपको पता है कि कहाँ है, गजनी वैसे ही आपको देखने को मिलता है। गजनी कहाँ है, गजनी कहाँ के थे, मोहम्मद गजनी कहाँ की थी, अफगान की थी, आपको याद रखो। अफगान की मतलब अफगान का था, ठीक है, मेल फीमेल में कन्फ्यूज होता था, मोहम्मद गजनी मतलब महिला होगी। फिर काबुल और कंधार तो आपको याद है का पे, ये तो आपको हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। हेरात आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेरात। फिर मैंने देखो आपको जरंज, एक आपको मैंने चीज़ पढ़ाया था करंज, मैंने बोला था मैंने कहा करंज आपको ध्यान रखना है, करंज ईरान में है, आपको जरंज आपको याद रखना है। जरंज कहाँ है, अफगानिस्तान में। फिर आपको याद रखना बामियान, आपको याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट काबुल और कंधार, हेरात, गजनी, मजार शरीफ और जरंज, ठीक है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आपको देखो ये मैंने आपको याद रखना, पी मतलब पाकिस्तान, टी यानी तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान। फिर आता है आई, इसका मतलब 2 आई आते हैं, एक ईरान और एक इंडिया। फिर आता है यूसी, यानी यू सी का मतलब आपको पता चाइना और यू का मतलब उज्बेकिस्तान। बस आई थिंक याद हो गया होगा। फिर है दुर्जबा पाइपलाइन, ये न्यूज़ में है। अब ये क्या है, 2026 में ऑयल सप्लाई रोकने की वजह से न्यूज़ में था। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अटैक हुए तो उसकी वजह से सप्लाई बंद हो गई थी। अब ये कच्चे तेल की पाइपलाइन एक नेटवर्क है, रूस से स्टार्ट होता है, उसमें से यूक्रेन, बेलारूस, हंगरी और स्लोवाकिया से गणराज्य तक ये जाती है। तो ये कहीं ना कहीं अभी थोड़ी इसकी सप्लाई बंद की वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो आपको याद रखना है दुर्जबा, यानी रूस बोला कि हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं आएगा, इसकी वजह से ध्यान रखना, कहीं ना कहीं हमारी वजह से, मतलब कहीं ना कहीं कच्चा तेल है वो हम इतनी सप्लाई कर रहे हैं और हमारी वजह से आपको कितनी कोई हेल्प नहीं कर सकता, यानी कोई दूसरा नहीं आ सकता। तो दुर्जमा पाइपलाइन याद रखना है। फिर आता है तापी, तापी तो बहुत इजी है, आप याद रखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस परियोजना है। अब ये पता नहीं अभी तक स्टार्ट हुई कि नहीं हुई, मुझे नहीं पता, बट ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ना कि तजाकिस्तान इधर रह गया, ध्यान रखना तुर्कमेनिस्तान है। तो टी से तापी यानी तुर्कमेनिस्तान, अ से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, आई से भारत, तो इसके नाम पड़ा तापी। ये तो कंट्री आप चारों इजी याद रख सकते हो, इससे याद रह जाएगी आपको, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से है, जो है पाकिस्तान से, ये वाला पाकिस्तान का पार्ट है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस तरीके से पाइपलाइन है जाती होगी, प्राकृतिक गैस की है, ध्यान रखना। फिर आता है OCW यानी रासायनिक आयोग निषेध संगठन। यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में क्वेश्चन पूछा था, इंपॉर्टेंट हो सकता है, अभी देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई 1997, यानी अभी हाल फिलहाल में हुई, ज़्यादा नहीं हो रखा है इसका, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर है वो हैग, नीदरलैंड, ठीक है। भारत इसका क्या है, मेंबर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और जैसे ओपेक का, तो भारत नहीं। अगर एपेक का, भारत नहीं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं OECD का, तो भारत नहीं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं OPCW का, भारत यस, यानी OPCW यानी रासायनिक आयोग निषेध संगठन। इसको नोबेल प्राइज दिया गया, तो आपको लग रहा है इसको नोबेल प्राइज क्यों दिया, ऐसा क्या है? तो ये बेचारा क्या करता है, परमाणु बम में जो भी हमले जो कुछ कांड हो रहे हैं, तो ये कोशिश करता है रोकवाने की, इसका काम यही है। यानी कोई हथियार ज़्यादा किसी देश में संपर्क में ना रहे, कहीं ट्रांसफर करे तो हमसे कहीं पूछे, इसका क्या काम है, उद्देश्य देखते हैं। रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग यानी यूज और उनके पूर्ववर्ती स्वरूपों पर प्रतिबंध लगाना। पूर्ववर्ती मतलब जो पहले ऐसे इन्होंने जो कांड कर रखे हैं उनकी सब पे प्रतिबंध लगाना, यानी उत्पादन पे भी, भंडारण भी, प्रयोग पे। ये ऐसे सब देश बोलते हैं, बट फिर भी अंदर से तो सब कुछ सबका काम चल रहा है। बिना रासायनिक हथियारों का उपयोग और प्रगति लाना। अब बिना रासायनिक तो कोई नहीं कर रहा है, सब आजकल सब क्या है, बहुत ज़्यादा केमिकल से, मतलब एक तरह से जो रासायनिक जो चीज़ें से वहीं से बने हुए हैं। अगर आप देखोगे न्यूक्लियर वाला बहुत ज़्यादा है। रासायनिक हथियारों को उद्भव को रोकना, ये इनका काम है। ये बेचारा बोलता है कि जो संस्था बना रखी है, इसमें भारत इसलिए मेंबर हुआ कि भारत, हम नहीं चाहते, भारत कभी नहीं चाहता कि किसी तरीके से हम किसी को मारे, किसी को युद्ध करें। भारत बोलेगा अगर हमारे देश पे अगर किसी पर अटैक हो गया तो फिर हम कुछ ना कुछ कांड करेंगे। यूँ भारत ने कभी पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया। इसका रीज़न ये है कि भारत चाहता है कि हम शांति से रहे, हम किसी को दूसरे देश पे किसी को भी मतलब हमला नहीं करेंगे, यानी भारत शांति की तरफ चाहता है। तो और भी देश और भी मेंबर होंगी तो वो भी शांति की तरफ आता है। पर अगर आप यहाँ पर इसको इसलिए नोबेल प्राइज़ दिया क्योंकि 2013 में देखो तो बहुत ज़्यादा शांति थी और इसकी वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से इनकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है। ये संस्था दूसरे देशों से कनेक्ट होती है कि आप ऐसा मत करो, इस तरीके से आप अगर कोई भी मेंबर बनेगा तो वो इस तरीके से ज़्यादा रासायनिक हथियार नहीं बनाएगा। अब क्वेश्चन है कि रासायनिक आयुध निषेध संगठन के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दे रखा है। मैंने आपको ट्रिक्स और रूल्स में एक साइकोलॉजी माइंडसेट के अकॉर्डिंग बताया था। मैंने कहा इस तरीके से स्टेटमेंट यूपीएससी गलत देती है। ये यूरोपियन संघ का संगठन है जिसका नाटो और WTO के कार्यकारी संबंध है।
सीधे सा गलत कर सकते हो। नाटो तो चाहता है युद्ध करो, और तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये नए शस्त्रों की पारदू को रोकने के लिए रासायनिक, हाँ नए शस्त्र बनाने के लिए, ठीक है, राइट है ये बात। फिर ये राज्यों और पार्टियों से रासायनिक आयुध को खतरों के विरुद्ध सहायता और सक्षम प्रदान करता है, ये भी बात सही है, दोनों स्टेटमेंट राइट है, यूपीएससी में 2016 में आ रखा है। फिर है दक्षिणी पूर्वी एशिया मैप है, उसको अपन अच्छे ढंग से डिस्कस करते हैं। यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट में कंफ्यूज रहता है, मैंने लास्ट ईयर भी करवाया था, और यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, तो आपको ध्यान रखना है। जल संधियों के बारे में आपकी बार क्वेश्चन पूछ सकती है, तो थोड़ा सा आपको इनका ध्यान रखना है। ये अपना भारत है, इधर म्यांमार आएगा, ठीक है। सबसे भारत का एकमात्र आसियान जो सदस्य है उसका म्यांमार से कहीं ना कहीं बॉर्डर टच होता है। फिर एक लाओस आता है जो एक स्थलरूढ़ देश है, ठीक है, कहीं ना कहीं बॉर्डर शेयर नहीं कर, सॉरी सागर से कनेक्ट नहीं होता है। इधर अगर आप देखो छोटा सा बीच में कंबोडिया, ठीक है, इधर आपको वियतनाम, इधर ये थाईलैंड, और इधर फिर नीचे आता है मलेशिया, ठीक है। अगर आप देखोगे थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर को बीच में कहता है करा जल संधि। जैसे आपको पता है ये अंडमान सागर है और इधर थाईलैंड है, तो इसके बीच में एक क्या है, क्या ये वाला करा, यानी काम कौन कर रहा है, तो अंडमान और थाईलैंड दोनों काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब करा। भारत के पास में काम कौन कर रहा है, कोई अगर जल संधि है तो वो करा, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आता है मलेशिया और सिंगापुर। अगर आप देखोगे मलेशिया और सिंगापुर छोटा सा इधर थोड़ा सा पार्ट देखने को मिलेगा, ये वाला पार्ट, तो इसको बोलते हैं जोहर जल संधि। कौन सी, यानी मलेशिया है, नीचे अपन मलेशिया है, मलेशिया से थोड़ा सा नीचे जाते हैं अपन, आपको देखने को मिले छोटा सा देखने को मिले सिंगापुर। तो सिंगापुर और मलेशिया के बीच में एक छोटा सा पार्ट है, वो उसको बोलते हैं जोहर जल संधि, यानी जोहर जहाँ भी किया तो मलेशिया और सिंगापुर के बीच में करोगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है मलेशिया, और ये देखो जैसे ये वाला मलेशिया का पार्ट है, और इधर आपको देखने को मिलेगा ये इंडोनेशिया का पार्ट है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में भी कुछ है, ये जो पार्ट है, तो इसको भी कुछ बोलेंगे। तो ये जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मलक्का, यानी माँ से मलक्का। तो इस तो एक तो याद रखना मलेशिया, और इधर आता है सुमात्रा, यानी सुमात्रा इंडोनेशिया का जो पार्ट है, सुमात्रा वाला ये वाला सुमात्रा पार्ट है इंडोनेशिया का। तो मलेशिया और सुमात्रा के बीच में मलक्का आपको देखने को मिलेगा। फिर नीचे जाता है, एक होता है सुमात्रा और एक आता है जावा। तो इन दोनों के बीच में क्या है, सुंडा है, यानी सुमात्रा और जावा के बीच में सूंड है, यानी सुमात्रा और जावा के बीच में क्या है, सुंडा, ठीक है। ये आपको याद रखना। अब अगर थोड़ा सा अगर देखो, जैसे अभी आपको मैंने क्या कवर कराया, अभी आप याद रखो, जैसे मलेशिया और सिंगापुर के बीच में मैंने आपको बोला जोहर जल संधि, ठीक है, मेरे को याद हो गया। अच्छा, मैंने ऊपर एक और बोला था करा वाला, तो वो अंडमान और थाईलैंड का था, ठीक है, वो याद कर लिया। अब मलेशिया और थाईलैंड, इंडोनेशिया का एक सुमात्रा वाला है, उसके बीच में एक और है, वो भैया है मलक्का, ठीक है, वो भी याद कर लिया। अब आते हैं कि हम और नीचे आते हैं, कहाँ पर आते हैं, ये वाला पार्ट बोर्नियो और सेलेबस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बोर्नियो और सेलेबस में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कौन सा है, मक्कासार, यानी यहाँ पर मक्का बहुत हो रहा है, या तो है तो समुद्र, पर फिर भी मैं आपको याद करने के लिए बोर्नियो और सेलेबस के बीच में क्या है, मक्कासार जल संधि। तो आई थिंक आप लोगों को सब याद हो गया होगा। एक इधर आता है, अगर आप देखोगे सूंड कहाँ पर है, सुमात्रा और जावा, तो यानी सुंडा। बस ये पूरी दक्षिणी पूर्व की छोटी छोटी है, तो आपको कंट्री का थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप कंट्रियों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, लोकेशन किस तरीके से कहाँ पर है, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, करा, यानी भारत के जैसे नीचे की तरफ म्यांमार की तरफ से इधर थाईलैंड, तो थाईलैंड और खाड़ी में, और इधर आपको देखने को मिलेगा तो करा था, ठीक है, अंडमान सागर के बीच में। फिर हम नीचे जैसे ही आए तो इधर आए, तो इधर ये वाला पार्ट है मलेशिया का, और इधर है भैया थाईलैंड का, सुमात्रा का, सॉरी सुमात्रा का। तो यहाँ पर कौन सा था, तो यहाँ पर मलक्का मेरे को देखने को मिलेगा। अच्छा, तो फिर मलेशिया के बाद में एक और नीचे सिंगापुर आता, तो उसका भी कुछ करो, तो उसके लिए हमको जेर दे देते हैं, यानी जोर करवा दिया, ठीक है। अब उसके बाद में सुमात्रा के नीचे एक और आता है, इंडोनेशिया का पार्ट है जावा, तो इधर भी थोड़ा सा पानी है, द्वीप है थोड़ा सा, तो ये इनके दोनों के सूंड बहुत अलग अलग है, तो इसके लिए सूंडा बना लिया, ठीक है। तो बोर्नियो और सेलेबस में भी कुछ मक्का बनता है, तो इसका मतलब मक्कासार। अब तो भैया याद हो गया, अब वापस कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है पाक, हॉर्मुज और बावल मंडीव। आपको हारमुज मैंने आपको ऊपर अभी करवा दिया था, आपको पता है जो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच में। बावल मंडल में अगर आप देखोगे आदेन की खाड़ी और रेड सी के बीच में। पाक कहाँ है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे आप अगर देखो यूएई और ईरान के बीच में, जैसे यहाँ पर ये क्या है, यूएई है और ईरान, इधर ईरान है, तो इसके बीच में हॉर्मुज जल संधि, ठीक है। और इधर क्या है, ये वाला फारस की खाड़ी, और इधर आपको देखने को मिलेगा ओमान की खाड़ी। तो फारस और ओमान की खाड़ी के बीच में कौन से है, हॉर्मुज, और किसको अलग करता है, तो यूएई और ईरान को अलग करता है, ठीक है। अब भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है, तो पाक करता है। पाक मतलब पाकिस्तान नहीं है, ये ध्यान रखना, पाक अपनी जल संधि है, ठीक है, ये याद रखना है। फिर बावल मंडीव कौन सा है, तो भैया बावल मंडीव भी अभी देख लेते हैं, ठीक है। बावल मंडीव में अगर आप देखोगे तो ये इधर आपको सऊदी अरब, ये इधर यमन, और इधर अदन की खाड़ी, और ये है रेड सी। तो ये रेड सी और अदन की खाड़ी के बीच में आपको देखने को मिले बावल मंडीव।
तो ये यमन और जिबूती के बीच में, इधर आपको जिबूती देखने को मिलेगा और इधर आपको कौन सा मिलेगा, यमन। अगर मैं आपसे पूछूं यमन और सोमालिया के बीच में क्या है, तो यमन और सोमालिया के बीच में क्या है, आदेन की खाड़ी। ठीक है, ये भी याद हो गया। फिर आता है काला सागर। काला सागर यानी कहने की बर्गर टी। बर्गर टी मुझे याद रखना है। बर्गर का मतलब बुल्गारिया, ठीक है। यू का मतलब यूक्रेन, ठीक है। जी का मतलब जॉर्जिया, रोमानिया, तुर्की। अभी याद रखना ये यूक्रेन, ये क्रिमिया है। ये यूपीएससी क्या 2014 में रूस ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था, उसकी वजह से रूस को G7 से भी हटा दिया था। ठीक है, तो ये क्रिमिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये रूस और यूक्रेन के बीच में एक विवादित छोटा सा क्षेत्र है, उसके बीच आता है काला सागर। ठीक है, इसको भी याद करवाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको मैप पता तो बहुत अच्छे ढंग से याद करो। देखो काला सागर में आपको मैं बर्गर टी बता दिया, ठीक है। रोमानिया, बुल्गारिया, जॉर्जिया, तुर्की, रूस और यूक्रेन, ठीक है। यानी बुल्गारिया, बर्गर टी, बुल्गारिया, रोमानिया, जॉर्जिया, रूस, टर्की। और कौन सा रहा पीछे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 बुल्गारिया, रोमानिया, तुर्की, जॉर्जिया, रूस। टी आ गया 1 2 3 4 5 6, बुल्गारिया, रोमानिया, ठीक है। जॉर्जिया, ठीक है। रशिया, अच्छा सॉरी यूक्रेन आपको याद रखना था। बुर्गर BURG, बुर्गर, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, यूक्रेन का भी आपको थोड़ा सा एक पार्ट याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखो काला सागर के जस्ट ऊपर आपको एक देखने को मिले अजोव। तो देखो पहले आता है, फिर का आता है। अब का के बीच में क्रेस हो गया, यानी क्रेस जल संधि। तो अजोव सागर और काला सागर के बीच में कौन सी है, क्रेस जल संधि। अब यहाँ पर आपको और नीचे आना पड़ेगा, तो एक और आता है मरमरा सागर। तो ये काला है और इधर मरमरा है, यानी क और म, यानी बोस में मतलब इतना दम नहीं है, तो इसका मतलब बोसपोरस जल संधि। सीधा सा याद हो गया, बहुत इजी है। यानी काला सागर और आपको मरमरा सागर के बीच में बोले तो कहीं ना कहीं बोस आएगा, यानी बोस। देख क से काला सागर, म से मरमरा, यानी बोस में जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, कम है, दम कम है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मरमरा और एजियन सागर। अब यहाँ पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है दादाजी, यानी दार्जिलिंग जल संधि। यानी दादाजी बहुत मारते हैं, एजियन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको यानी एलर्जी हो जाती है, इस तरीके से याद कर सकते हो। देखो याद करने का तरीका मैंने तो इस तरीके से याद करा, मैं कभी लाइव में नहीं भूलता, बट मेरे को मैपिंग अच्छे ढंग से ज्योग्राफी हो रखी है, बट मुझे इतना ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखना यूपीएससी सीडीएस सेकंड में 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था सीडीएस में, तो अभी 2026 में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पता। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना। अब आपको मैं पूछ रहा हूँ हॉर्मुज जल डब्लू। अब यहाँ पर बताओ हॉर्मुज स्टेट के बारे में, आप ऑप्शन के साथ क्लिक करो। ठीक है, अब आपको सीधा दिमाग में आ गई फारस की खाड़ी। बावल मालदीव के किसका है, तो ये भी रेड सागर का है। ठीक है, अब आपको मैंने बताया सूंड कहाँ था, सुंडा सुमात्रा और जावा, तो सुमात्रा और जावा में जावा ही दिख रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं है। मलका, अब आपको पता ही मलका और कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो अंडमान सागर आप देख सकते हो, बट और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो अंडमान सागर बीच वाला आपको पार्ट देखने को मिलेगा, जो मलेशिया और इंडोनेशिया का सुमात्रा वाला पार्ट में। ठीक है, अब देखो ये क्रेस जल संधि है, तो मतलब काला और अजब सागर के बीच में है। ठीक है, यानी और क के बीच में क्या होगा, क्रेस हो गया। बोसफोरस में क्या है, कम है दम, मतलब काला और मरमरा सागर के बीच में। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है सागस द्वीप समूह। अब ये क्या है, ये ड्यूग्रू गार्सिया सेनेडा न्यूज़ में ये लास्ट ईयर भी था, अब की बार तो और ज़्यादा न्यूज़ है ईरान की वजह से। इन्होंने क्या है, ये मॉरिशस में है, बट यहाँ ने यूएसए ने क्या अपने पूरी तरीके से एयरक्राफ्ट यहाँ पर सेट कर रखे हैं। ये हिंद महासागर के मध्य स्थित है, जहाँ ब्रिटेन ने यूएसए के साथ मिलकर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ड्यूग्रू गार्सिया सैन्य अड्डे संचालित किया है। अगर आप देखोगे जैसे ये अपना इंडिया है, इधर आपको देखोगे सारगोस वाला है, इधर आपको देखोगे तो ये ईरान वाला पार्ट है, ये वाला इधर ईरान का पार्ट है। तो यहाँ से अगर कोई सीधा ही अगर कोई अटैक करना तो यूएसए आराम से अटैक कर सकता है। तो यूएसए और ब्रिटेन ने नहीं, दोनों ने इस तरीके से इन पर मतलब एक तरह से अपना अधिकार जमा रखा है। तो लास्ट ईयर उन्होंने बोला था कि ब्रिटेन ने कि हम इस सागोस को है वो मॉरिशस को सौंप देंगे, बट अभी तक आई थिंक सौंपा नहीं सौंपा, बट मुझे नहीं पता। जैसे आप यहाँ देखो, ये श्रीलंका, ये अपना इंडिया, और इधर मालदीव, और ये सागोस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ सीएपीएफ में इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा, आप देख सकते हो। देखो साइप्रस, अब आपको कौन सा सम्मिलित नहीं है, और यहाँ सागोस ही दे रखा जो अपने को पता है। अब फॉकलैंड जो अटलांटिक में आपको देखने को मिलेगा, दक्षिणी अमेरिका के नीचे फॉकलैंड। इस्लास कोकोस आप हिंद महासागर में आपको पता होगा। साइप्रस भूमध्य सागर में अगर आप देखोगे तो उसे छोटा सा एक देश है, ग्रीस के आसपास थोड़ा सा नीचे, इजराइल से थोड़ा सा उस साइड ऊपर, इस साइड में आपको देखने को मिलेगा। फॉकलैंड आपको ठीक है, सागोस से उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि ये हिंद महासागर में है, अपने इंडिया के जस्ट नीचे, तो हिंद महासागर वाला ये इंडियन ओशियन ही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
फिर आता है डोकोडो, और जिसको बोलते हैं ताकेशिमा भी बोलते हैं, डोकोडो बोलते हैं, दोनों अलग अलग देश बोलते हैं। जापान बोलता है इसे ताकाशिमा और कोरिया बोलते हैं डोकोडो। ठीक है, अब ये भी उनका दोनों के बीच में विवादित क्षेत्र है। जापान बोलता है कि हमारा ये क्या है, ताकेशिमा द्वीप है, और कोरिया बोलता है कि हमारा ये डोकोडो है। तो ये दक्षिणी कोरिया और जापान के बीच में एक जापान सागर है, उसके में आपको ये डोकोडो द्वीप मिलेगा। ये इस द्वीप पे दक्षिणी कोरिया का नियंत्रण है, लेकिन जापान भी दावा करता है। फिर अब की बार है अंटार्कटिका न्यूज़ में है ज़्यादातर, तो मैंने पूरा पोर्शन अंटार्कटिका करा दिया ताकि बहुत सारे लोग स्टूडेंट अंटार्कटिका करते ही नहीं है। आप यहाँ पर देखो, ये पूरा बर्फीला क्षेत्र है, ये तो आपको पता होगा अंटार्कटिका का। इधर एक भारत का दक्षिणी गंगोत्री है, ठीक है, ये आप छोड़ सकते हो। आपको याद रखना ड्रेकन पैसेज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ रखा है विंसन मैसिव का, जियो साइंटिस्ट में आई थिंक 2024 के क्वेश्चन में पूछ रखा है। विंसन मैसिव है वो अंटार्कटिका की सर्वोच्च छोटी है जो एल्ब्रस पर्वत की है, तो वहाँ पर बर्फीले क्षेत्र में भी पर्वत है, आपको ध्यान रखना विंसन मैसिव। ठीक है, यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, ध्यान रखना। इधर आता है अंडमान सागर, नहीं है इधर रखना, ये है अमुंडसेन सागर, और इधर आता है रोस सागर। ठीक है, ये दोनों याद रखना। इधर आपको थोड़ा सा याद रखना विंसन मैसिव जो सर्वोच्च छोटी है किसकी, एल्सबर्ग पर्वत की, याद रखना है। इधर आपको ड्रेक पैसेज मिलेगा, ये प्रशांत महासागर है, इधर हिंद महासागर है, ये आपको ठीक है। इसको श्वेत मालदीव, श्वेत क्यों बोलते हैं, सफ़ेद, सफ़ेद क्या है, बर्फ़, तो बर्फ वाइट कलर का दिखता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सफ़ेद महाद्वीप बोलते हैं। लाइकेन मास वनस्पतियाँ पाई जाती है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। बर्फ़ से ढका हुआ वर्ष पर रहता है, ठीक है। रोस द्वीप एक एक्टिव ज्वालामुखी है, जैसे आपको यहाँ मैंने बताया था ये वाला, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको देखनी है, एक कभी न्यूज़ में था थवाइड्स ग्लेशियर, जो पश्चिमी अंटार्कटिका में तेजी से पिघलता हुआ बर्फ का एक विशालकाय पिंड है, थवाइड्स ग्लेशियर, ठीक है, यानी थवाइड्स ग्लेशियर, ठीक है। ये स्पेलिंग इंग्लिश में मैंने इस तरीके से लिख रखा है, ठीक है। फिर आता है A3A, ये क्या है, रेफर टू। अभी ये क्वेश्चन पूछा, मतलब जियो साइंटिस्ट के 2026 की प्रीलिम्स से पूछा है, फरवरी के महीने में, अभी की बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये यूपीएससी आपको हिंट दे रही है कि हम अंटार्कटिका से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो जियो, एक तो आपको एक थवाइड्स ग्लेशियर याद रखना है, दूसरा आपको ये थोड़ा सा इनकी ये मैपिंग याद रखनी है, ठीक है। इधर आपको देखना है हिंद महासागर है इधर, ठीक है। अब यहाँ से भारत भी कुछ चीज़ें कर रहा है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पहले मैं इसके बारे में A3A के बारे में बताता हूँ। ये अंटार्कटिका से एक टूटा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग हिमखंड है, जो कहीं ना कहीं अंटार्कटिका से 1986 में अलग हो गया था, यानी बहुत बड़ा था वो, एकदम सडनली से अलग हो गया था, घिसक गया था, ठीक है। और हाल ही वर्षों में ये फिर से समुद्र में बहने के लिए मतलब एक तरह से न्यूज़ में, यानी कहीं बहुत ज़्यादा पिघल रहा है। तो उसका नाम था A23A, ये इनका नाम रखा हुआ था, तो आपको इसका ध्यान रखना है। ये क्या था, आइसबर्ग था, ठीक है, ना कि आइसलैंड है, ना शिप है, रोप है, तो यहाँ से ये बहुत ईजी था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत द्वारा चलाए गए अनुसंधान स्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी सीरीज 1 में सीरीज 2016 में क्वेश्चन पूछा था। अब मैं 16 से कनेक्ट क्यों कर रहा हूँ आपको पता होगा, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अब है दक्षिणी गंगोत्री, भारत का पहला स्टेशन है, तो याद रखना सबसे पहले अगर स्टार्ट किया था दक्षिणी गंगोत्री का, नॉर्थ की साइड में, ये वाला चीज़ है, ये दक्षिणी गंगोत्री, ये जैसे, तो ये जो इसकी स्थापना 1983 में की थी, बहुत ज़्यादा पहले, सबसे पहले यही। अब ये बर्फ़ से दब गया है, इसलिए सिर्फ सप्लाई बेस के रूप में यूज होता है, ज़्यादा इसका कोई यूज तरह, यानी कुछ इतना ज़्यादा अनुसंधान यानी रिसर्च यहाँ पर कुछ ऐसा होता नहीं है। फिर आया मैत्री, यानी सबसे पहले क्या आया, दक्षिणी गंगोत्री, फिर आया मैत्री आया 89 में, यानी कहीं कितने 5 साल के बाद में। आई थिंक मैथ कमज़ोर हो सकती तो बात हो सकती है, ठीक है। कितने 5 साल ही हुए ना, 83 से 89, ठीक है। अभी ये एक्टिव रिसर्च स्टेशन है, ठीक है। उसके बाद आता है भारती, जो 2012 में आता है, यानी बहुत सबसे जो नया है वो ये भारत का सबसे आधुनिक स्टेशन है, ये भारती। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2016 में सीरीज में, अंटार्कटिका का पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री था, क्योंकि भारत के बारे में बात कर रहा है, ये बात सही है, जैसे आप देख सकते हो भारत का पहला स्टेशन। फिर दक्षिणी गंगोत्री आपूर्ति बेस और संक्रमण शिविर के रूप में यूज होता है, देखो सप्लाई बेस के रूप में यूज होता है, ये भी बात सही है। फिर मैत्री स्टेशन वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए पूरे वर्ष पर मानव संचालित रहता है, अब ये बहुत ज़्यादा सबसे आधुनिक है, तो यहाँ पर मानव संचालित रहता है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट राइट है, बहुत ही सिंपल था। अगर आप इनको अच्छे ढंग से करोगे तो बहुत ज़्यादा सिंपली, अगर आप कोई कुछ चीज़ें याद करने का एक तरीका होता है, यानी मुझे लगता है मतलब मेरे जो पॉइंट को आप समझ पा रहे होंगे, चीज़ों को आपको समझने का तरीका है वो आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी में देखो बहुत ज़्यादा है, अगर आप हिस्ट्री में देखोगे, ज्योग्राफी में देखो, बहुत ज़्यादा डाटा है, तो आपको सबको एक तरह से लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके देखो आईआर का अगर आप जियोग्राफी से लिंक करोगे तो बहुत अच्छे ढंग से आपको आईआर में कवर कर जाओगे, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप कहीं ना कहीं ट्रिक्स और रूल से याद कर सकते हो, कुछ चीज़ें आप मैपिंग को देख के याद सकते हो। अगर आप 3D मतलब कहीं ना कहीं अपन देखो जैसे मूवी देखते हैं तो बहुत जल्दी याद रह जाती है, तो इस तरीके जैसे मेरे को, अब मैं आपको बताऊँ
जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ फॉकलैंड, अब फॉकलैंड द्वीप कहाँ है, तो ये अंटार्कटिक में है, दक्षिणी अमेरिका के ऊपर। तो मैंने फॉकलैंड द्वीप को क्या मैंने यूट्यूब पे देखा, तो वहाँ पर देखा मैंने कहा शायद कभी अपन जाएंगे देखने के लिए, घूमने के लिए। तो मैं इस तरीके, अब जाएंगे ही नहीं जाएंगे, मुझे जैसे मेरे को पता है मैं कभी, मुझे तो कभी पाकिस्तान जाऊँगी नहीं, पर फिर भी मैं हिंदू कुश पर्वत तो देख सकता हूँ। तो उनको देखता हूँ ऊपर से कहीं से, अगर कैमरा है तो अच्छा इस तरीके से, तो मेरे को उससे एक तो इन्वायरमेंट का पता चलता है कि कैसा किस तरीके से। अब मैं अगर मैं पूरा नॉर्थ अमेरिका देखूँ तो बहुत अलग देखेंगे, अच्छा ठीक, कुछ चीज़ें बर्फीले क्षेत्र है, कैलिफोर्निया कैसा है, अच्छा ठीक है इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। तो अंटार्कटिका अगर आप देखोगे तो आप गूगल करना कि रोस सागर, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वाइट कलर का, इस तरीके से देखने को मिलेगा। यूरोप में बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेगी। तो कहीं नहीं कि जैसे अल्पास पर्वत है तो स्विट्जरलैंड में उधर आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे को लगता है ये कहीं अच्छा है, स्विट्जरलैंड घूमने जाएंगे तो देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ें आपको वो कनेक्टिविटी कहीं नहीं। अब जैसे मैं मेरा क्या है, जैसे आइसलैंड है, तो आइसलैंड मेरे को फॉकलैंड का क्यों दिमाग में है, क्योंकि मेरे को लग रहा है मैं यहाँ घूमने जाऊँगा फॉकलैंड द्वीप में, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि फॉकलैंड को छोड़ सकते हो, आप क्वेश्चन पूछ रहे साइप्रस, तो साइप्रस आपको, अच्छा मैं भूमध्य सागर उधर यूरोप से कहीं से नीचे से ग्रीस की साइड में जाऊँगा तो साइप्रस घूम के आ जाऊँगा। तो इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है, तब आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो सब चीज़ें अगर आप यूट्यूब पे वीडियो भी उनका देख सकते हो, एक गूगल कर सकते देख सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें आप गूगल कर लीजिए, अच्छा कि इस तरीके से, अच्छा ऐसा इनका सीन है, अच्छा इस तरीके, तो वो दिमाग में कैप्चर हो जाता है, ठीक है। अगर आप कैस्पियन सागर है तो आप अगर रियल में उसकी पिक्चर देखोगे तब पता चलेगा, काला सागर का देखोगे, क्रीमिया प्रायद्वीप का देखोगे, सॉरी ठीक है, सिनाई प्रायद्वीप का देखोगे तो वहाँ पर पूरा है इस तरीके से। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ मिस्र कैसा है, तो आप किसा दिमाग में लगोगे, मोरको कैसा है, तो कैसे दिमाग में लगो। तो मेरे को पता है कि मोरको कैसा है, थोड़ा कंक्रीटी भाग वाला है, कुछ रेत भी है, कुछ पहाड़ी भी है, कुछ उधर ऊपर पानी है मोरको के साइड में, जो स्पेन की साइड में कनेक्ट होता है। तो वहाँ एक कोई जल संधि भी है, उधर आगे देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आपको दिमाग में लगाना है, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है आपको अच्छे ढंग से याद हुआ होगा। और जो भी है अपने मेंटरशिप बैच में अच्छे ढंग से जो भी क्लासेस चल रही है, पीवाईक्यू की भी क्लासेस चल रही है, अब की बार प्रीलिम्स अच्छे ढंग से हो जाए, मेरी तो यही दुआ है कि आप अच्छे ढंग से करो। और मुझे लगता है आपकी बार पेपर अपने मेंटरशिप बैच में बहुत सारे वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।